हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं चांदनी दिनानी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज का अनीता एंड द हनी बीज चैप्टर। बच्चों, इसमें हम क्या क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे अनीता एंड द हनी बीज, यानी इसमें हम देखने वाले हैं अनीता की रियल स्टोरी। जी हाँ बच्चों, ये है एक ट्रू स्टोरी, एक रियल स्टोरी। किसकी? अनीता की। फिर हम देखेंगे अ ड्रीम ऑफ स्कूल, जिसमें अनीता अपनी स्टोरी में ये बता रही है कि उसको स्कूल जाना कितना पसंद था और उसे कितनी मुश्किलों से स्कूल जाने की परमिशन मिली। फिर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। वी विल फाइंड आउट कि हमारे पूरे ईयर में स्कूल जाने पे हमारा कितना खर्चा होता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे? फाइंड आउट में हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारे पूरे साल भर का स्कूल का खर्चा कितना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द स्टोरी, जो कि है अनीता एंड द हनी बीज। दिस इज अ ट्रू स्टोरी। ये क्या है? एक रियल स्टोरी है, ये एक ट्रू स्टोरी है। किसकी? माई नेम इज अनीता खुशवाहा। ये कौन है? शी इज अनीता खुशवाहा और ये इनकी एक असली कहानी, ये एक रियल स्टोरी है। अनीता खुशवाहा कौन है? अनीता खुशवाहा इज अ गर्ल स्टार। अनीता खुशवाहा जो है वो एक गर्ल स्टार है। अब ये गर्ल स्टार क्या है? गर्ल स्टार एक प्रोजेक्ट है। गर्ल स्टार जो है वो एक प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है जिसमें विच टेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स। इसमें क्या होता है? गर्ल प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ऐसी लड़कियों की कहानी बताई जाती है जो कि क्या है? साधारण, जो कि बहुत ऑर्डिनरी लड़कियां हैं और उनकी जो कहानी है वो क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही स्पेशल स्टोरी है। Who have changed their life by going to school। और उनकी स्टोरी किस चीज से रिलेटेड है? कि उन्होंने स्कूल जाके अपनी लाइफ कैसे चेंज की है। तो ये किसकी स्टोरी है? ये स्टोरी है अनीता कुशवाहा नाम की लड़की की, जो कि क्या है? एक गर्ल स्टार है। गर्ल स्टार क्या है? गर्ल स्टार एक प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ साधारण लड़कियों की स्टोरीज बताई जाती हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी लाइफ चेंज की है। आई लिव इन बोचाहा विलेज। अनीता कुशवाहा बता रही हैं कि वो कहाँ रहती हैं? वो रहती हैं बोचाहा नाम के गांव में, बोचाहा विलेज में। अब ये विलेज कहाँ पर है? दिस इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, इंडिया में। क्या है? एक जगह जिसका नाम है बिहार, और बिहार में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत सारे जिले हैं, और बिहार का ही एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मुजफ्फरपुर। और इस मुजफ्फरपुर में कौन सा गांव है? बोचाहा विलेज। और बोचाहा विलेज में कौन रहता है? बोचाहा विलेज में रहती हैं अनीता खुशवाहा। ठीक है बच्चों, तो अनीता कुशवाहा रहती हैं बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, एक ऐसे गांव में जिसका नाम है बोचाहा विलेज। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स। अब अनीता कुशवाहा की फैमिली में कौन कौन है? अनीता कुशवाहा की फैमिली में है उनके 2 पेरेंट्स, यानी मम्मी और पापा, एंड 2 यंगर ब्रदर्स, और 2 छोटे भाई। तो टोटल कितने मेंबर्स हुए? मम्मी, पापा, अनीता कुशवाहा के 2 छोटे ब्रदर्स और खुद अनीता कुशवाहा। तो इनकी फैमिली कितने मेंबर्स की है? 5 मेंबर्स की फैमिली है। द पेरेंट्स, 2 यंगर ब्रदर्स एंड अनीता कुशवाहा। अभी अनीता कुशवाहा कितनी बड़ी हैं? अभी अनीता कुशवाहा कॉलेज जाती हैं। आई स्टडी इन कॉलेज। तो अनीता कुशवाहा अपनी स्टोरी में अभी जब बता रही हैं तो वो कहाँ हैं? अभी वो कॉलेज में जाती हैं, ठीक है। और वो कितने लोगों के साथ रहती हैं? 4 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ, मम्मी, पापा और उनके 2 छोटे भाई। बिसाइड्स स्टडिंग यानी पढ़ने के अलावा, आई टीच यंग
चिल्ड्रन। वो क्या करती हैं? वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, वो ट्यूशन क्लासेस लेती हैं। आई ऑल्सो कीप हनी बीज। छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के अलावा वो और क्या करती हैं? वो हनी बीज को पालती हैं। हनी बीज यानी मधुमक्खियों को क्या करती हैं? वो पालती हैं, उनकी देख रेख करती हैं। तो वो क्या करती हैं? वो पढ़ाई करती हैं, छोटे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती हैं और मधुमक्खियों का भी ध्यान रखती हैं। All this has not been easy for me। वो कह रही हैं जितना easily वो आपन को बता रही हैं कि उनकी फैमिली में कौन है, वो पढ़ाई करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, हनी बीज की देखभाल करती हैं, उतना ही easy ये सब कुछ नहीं था। When I was young, जब अनीता कुशवाहा छोटी थी, I used to spend all my time with my goats as they grazed for फूड। तो जब अनीता कुशवाहा बहुत छोटी थी तो वो क्या कह रही हैं कि मेरा पूरा टाइम, आई स्पेंट ऑल माई टाइम विथ माई गोट्स। मेरा पूरा टाइम किस में जाता था? मेरा पूरा टाइम जाता था मेरी बकरियों के साथ। और वो कैसे व्यतीत करती थी अपना टाइम? बकरियों को ले जाती थी वो खाने के लिए, यानी घास चराने, फॉर ग्रेजिंग ऑफ दी ग्रास। तो अनीता कुशवाहा जब छोटी थी उनका पूरा टाइम बकरियों को घास चराने में ही जाता था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल। अनीता कुशवाहा का क्या सपना था? कि उनको हमेशा से स्कूल में पढ़ने जाना था। वो हमेशा जब छोटी थी तो यही सोचती थी कि मैं स्कूल कब जाऊंगी। But my parents did not like the idea of girls going to school। पर वो स्कूल क्यों नहीं जा पाती थी? क्योंकि उनके पेरेंट्स को ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई भी लड़की स्कूल जाए, और इसीलिए वो अपनी बेटी यानी अनीता कुशवाहा को स्कूल जाने के लिए अलाउ नहीं करते थे। वो सिर्फ क्या करती थी? वो सिर्फ बकरियों को घास चराने का काम करती थी। One day I peeped into the school। अब अनीता कुशवाहा ने ये बता दिया कि उनका सपना क्या था और वो स्कूल जाना चाहती थी। अब उनने इस सपने को पूरा कैसे किया? A dream of school। One day I peeped into the school in our village। वो बोल रही हैं कि एक बार मैंने क्या किया? मैंने अपने गांव का जो स्कूल था उसमें एक बार झांक कर अंदर देखा। I could not stay away। और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उस स्कूल से दूर जाने का सोच भी नहीं रही थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था वो स्कूल के अंदर देखकर कि मेरा मन हो रहा था कि मैं वहीं खड़ी रहूं, मैं अपने घर वापस ना जाऊं। I silently went and sat down behind the children। तो उन्होंने क्या किया? जैसे ही उनने स्कूल के अंदर झांक के देखा, वो चुपचाप से गई और जो बाकी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे उसके पीछे जाकर वो बैठ गई। उन बच्चों के पीछे जाकर क्या किया उनने? स्कूल में जाके वो चुपचाप से बैठ गई। आई फेल सो हैप्पी। और ये करके वो बहुत खुश हो गई। क्यों हो गई वो इतनी खुश? क्योंकि उनका बचपन से ही ये सपना था कि मैं स्कूल पढ़ने कब जाऊंगी। और आज उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्कूल में धीरे से झांक के देखा तो वो चुपचाप से गई और बाकी बच्चों के साथ वो भी पढ़ने के लिए बैठ गई। I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school। अब वो क्या बोल रही हैं? जैसे ही वो स्कूल में बैठ के बाकी बच्चों के साथ पढ़ रही थी उन्हें बहुत खुशी हुई। फिर उन्होंने क्या किया? वो अपने घर गई। I went home and picked up courage। और उनने क्या किया? उनने हिम्मत जुटाई, उनने हिम्मत दिखा के अपने पेरेंट्स से बात की। She talked to her parents। किसके बारे में? About going to school। उन्होंने अपने पेरेंट्स से हिम्मत करके ये बात की कि पापा मम्मी मुझे स्कूल जाना है। फिर क्या हुआ? But they told me clearly that I could not do so। पर उनके पेरेंट्स ने जैसे ही ये सुना कि उनकी बेटी स्कूल जाना चाहती है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अनीता कुशवाहा को सीधे सीधे
मना कर दिया कि तुम स्कूल नहीं जाओगी। और फिर दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड। और अनीता कुशवाहा ने जब ये बात सुनी कि उनको स्कूल जाने के लिए उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया है, वो उस पूरे दिन क्या कर रही थी, वो सिर्फ रो रही थी। क्यों? क्योंकि उनका सपना जो था स्कूल जाने का, वो उनको टूटता हुआ नजर आ रहा था और वो स्कूल जाने की परमिशन उनको नहीं मिली। वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज, इसके बाद क्या हुआ, विलेज में, गांव में जो टीचर्स थे जो स्कूल में पढ़ाया करते थे, उनमें से एक टीचर ने क्या किया, उन्होंने एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। अब अनीता कुशवाहा क्या बता रही हैं कि उनके कॉलेज में जितने टीचर्स पढ़ाते थे उनमें से एक टीचर ने क्या किया, उनके पेरेंट्स से बात की और उनको समझाया कि पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है। क्या समझाया? Why it is important to study, पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ये किसने समझाया? एक टीचर ने उनके पेरेंट्स को ये एक्सप्लेन किया कि आपको अनीता को स्कूल भेजना चाहिए क्योंकि पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। The teacher told them, और इस चीज़ के अलावा टीचर ने उनको और क्या बताया, that they would not have to pay anything for my education up to class 5th। और टीचर ने अनीता कुशवाहा के पेरेंट्स को ये बताया कि उनको क्लास 5th तक, यानी कि अनीता कुशवाहा को जब वो स्कूल में डालेंगे और जब वो 5th क्लास तक पहुंचेंगी, 5th क्लास तक कोई भी खर्चा स्कूल में नहीं होगा, उनको कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्लास 5th तक फ्री में पढ़ाई कर सकती हैं। The teacher said that it was the right of every child to go to school। टीचर ने उनके पेरेंट्स को क्या बताया कि हर बच्चे का ये हक होता है, हर बच्चे का ये राइट है। क्या राइट है? कि वो स्कूल जाकर पढ़ाई करें। हर बच्चे को स्कूल जाकर एजुकेशन लेने का, शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, हक है। Somehow my parents agreed। और फिर अनीता कुशवाहा बहुत खुश हो गई। क्यों? क्योंकि जब उनके पेरेंट्स को उनकी टीचर ने ये सब समझाया तो उनके पेरेंट्स मान गए कि अनीता कुशवाहा स्कूल जा सकती हैं। I started going to school। और अनीता कुशवाहा ने क्या किया, उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। I did not get high marks। अनीता कुशवाहा कहती हैं कि मैंने स्कूल तो जाना स्टार्ट कर दिया पर मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं आते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे, यानी कि मैं टॉपर नहीं थी। बट आई ऑलवेज आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस। पर मैं स्कूल में हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी। मैं अपने टीचर से क्या पूछती थी? बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स पूछती थी, पर मेरे मार्क्स हमेशा इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आते थे। अब हम क्या करेंगे, उन्होंने क्या बताया अनीता कुशवाहा की टीचर ने कि आपको क्लास 5th तक कुछ भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्यों है, ये अभी हम आगे देखेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि हमारे स्कूल जब हम जाते हैं तो पूरे ईयर में, पूरे साल भर में कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनमें हम कितना खर्चा करते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमसे बोला गया है कि फाइंड आउट कि इन सारी चीज़ों पे साल भर में आपका कितना खर्चा होता है। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है। आप क्या करेंगे, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर उनसे पूछेंगे कि मम्मी या पापा मुझे बताइए कि मैं जब घर से स्कूल और स्कूल से घर जाता हूँ तो उस पे कितना खर्चा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल बस से जाते हैं तो आप अपनी मम्मी या पापा से ये पूछेंगे कि पूरे ईयर में, पूरे साल भर में स्कूल बस का कितना किराया लगता है, आपको कितने पैसे स्कूल बस के ड्राइवर को देने पड़ते हैं, कितने के लिए, पूरे साल भर के लिए, पूरे ईयर के लिए। अगर आप स्कूल वैन से जाते हैं तो आप स्कूल वैन के लिए पूछिए कि आप उन्हें कितना पे करते हैं।
और अगर आप वॉकिंग करके जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 रुपीज, क्योंकि वॉकिंग करने से आपका कोई भी खर्चा नहीं होता। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि स्कूल से घर और घर से स्कूल जाने में मेरा कितना खर्चा होता है। हमने क्या एग्जाम्पल ले लिया है कि सपोज साल भर का हमारा 6000 रुपीज का खर्चा होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि नोटबुक्स यानी कि जो कॉपीज होती हैं जिसमें हम लिखते हैं, नोटबुक्स का मतलब क्या है, जो कॉपीज हैं उस पे हमारा साल भर में कितना खर्चा होता है। तो आपका जितना भी खर्चा होता है वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। मैंने एग्जाम्पल क्या ले लिया है कि नोटबुक्स पे साल भर में हमारे कितने 1000 रुपीज, कितने 1000 रुपए खर्च होते हैं। फिर हमें देखना है पेन पेंसिल्स या फिर जो स्टेशनरी आइटम्स होते हैं, पेन पेंसिल्स, कलर्स, ग्राफ पेपर्स, कलर पेपर्स, क्राफ्ट पेपर्स, जो भी आप स्टेशनरी लेते हैं वो साल भर में कितना खर्चा होता है। मैंने क्या ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल 400 रुपीज पूरे साल भर में। देन यूनिफॉर्म, जो आपकी स्कूल यूनिफॉर्म होती है वो आपको साल भर के लिए कितने में मिलती है, तो कितनी, मैंने एग्जाम्पल ले लिया 1000 रुपीज। फिर क्या पता करना है आपको कि आपका स्कूल बैग कितने का आता है, तो मैंने ले लिया है 300 रुपीज। फिर हम देखेंगे कि जो आपका लंच बॉक्स है वो आप कितने में लेते हो, यानी आप एवरी ईयर क्या करते हो, जैसे ही स्कूल रीओपन होते हैं आप सब कुछ न्यू चीजें खरीदते हो, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, लंच बॉक्स, सब कुछ क्या लेते हो आप, नया। तो आपको देखना है कि लंच बॉक्स आपको कितने में मम्मी पापा ने लेके दिया। फॉर एग्जाम्पल 150 रुपीज, 150 रुपए। देन आपके स्कूल शूज कितने के हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। हम ले लेते हैं कि हमारे स्कूल शूज 500 रुपीज के आते हैं। देन फाइनली अदर थिंग्स में अगर इन चीजों के अलावा आपके स्कूल के ऊपर आप और किसी चीज पे खर्चा करते हो तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। यहाँ पे एक ही चीज लिखी है मैंने, वो क्या है, आपकी स्कूल फीस, आपके साल भर की स्कूल की फीस। अगर इसके अलावा और भी कोई चीज है जिसपे आप क्या करते हो, आप पैसे खर्च करते हो, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने क्या ले लिया है, स्कूल फीस मैंने ली है कि पर मंथ हमारे 1000 रुपीज स्कूल फीस लग रही है, तो ईयर की कितनी हो गई 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए। फिर हमें क्या करना है, इन पूरे जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर यानी जितना भी हमारा खर्चा हमें पता चला है वो पूरा खर्चा हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, और फिर हमें पता चलेगा कि हमारे स्कूल जाने का एक साल का खर्चा कितना होता है। यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं इसके हिसाब से एक साल का खर्चा कितना है, 21,350 रुपीज, 21,350 रुपए। पर आपका क्या आएगा, आपका इसमें टोटल डिफरेंट आएगा, क्योंकि आपके जो खर्चे हैं वो इन सब चीजों पे डिफरेंट होते हैं। तो आप प्लस कर लीजिएगा और आपका क्या आ जाएगा, टोटल, यानी टोटल कितने पैसे आप साल भर में अपने स्कूल पे खर्च करते हो। अब हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स इन अ ईयर, यानी हमने क्या देखा था, जो टेबल था उसमें हमने देखा था नोटबुक्स के बारे में। नोटबुक्स यानी जो कॉपीज होती हैं जिसमें हम लिखते हैं, और बुक्स क्या है, बुक्स है हमारी किताबें, यानी हमारी स्कूल की किताबें। जैसे कि आप इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए कौन सी बुक यूज करते हो, लुकिंग अराउंड, तो वो क्या हो गई आपकी बुक। और ये सब आंसर्स आप किस में लिखोगे, आप लिखोगे अपनी इन्वायरमेंटल स्टडीज की कॉपी में। उस कॉपी को क्या बोलते हैं, नोटबुक, क्योंकि आप उसमें सब कुछ नोट करते हो। तो आपको यहाँ क्या पूछा है कि आप बुक्स पे कितना खर्चा करते हो साल भर में, तो हम क्या ले लेते हैं एक एग्जाम्पल कि मैं 3,000 रुपए साल भर में अपने बुक्स पे खर्च करता हूँ। आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि आपकी स्कूल बुक्स कितने में आई हैं, तो आप वहाँ क्या लिख देंगे, आई स्पेंड, मैंने खर्च किया है ₹3,000 ऑन माई बुक्स दिस ईयर, इस साल मैंने 3,000 रुपए अपनी बुक्स पे क्या किए हैं, खर्च किए हैं। अगर आपका इससे ज़्यादा या इससे कम जो कुछ भी आपका खर्चा होता है बुक्स पे वो आप यहाँ पर
लिख लेंगे। तो दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए कि पहले क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि जो भी चीज़ें मेंशन्ड हैं उस पे साल भर में हम कितना खर्च करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है सिर्फ हमारी बुक्स के बारे में कि आपने बुक्स पे कितना साल भर में खर्चा किया है। हम पढ़ने वाले हैं अनीता एंड द हनी बीज की आगे की कहानी। इसमें हम देखेंगे स्टेइंग इन स्कूल। स्टेइंग इन स्कूल मतलब स्कूल की जो पूरी जर्नी है अनीता कुशवाहा की, वो हमें इसमें वो बताएंगी। देन वन स्वीट मेमोरी ऑफ अनीता। अनीता कुशवाहा ने क्या किया है, उन्होंने इस पूरी स्टोरी के बीच में हमें क्या बताया है, एक उनकी बहुत ही स्वीट मेमोरी, यानी कि उनकी एक बहुत ही खास याद, वो क्या है वो हम इसमें अभी देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज RTE एक्ट 2009। हम इसमें देखेंगे कि RTE का मतलब क्या है और ये कब आया था, ये आया था 2009 में। तो हम RTE के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे इन दिस टॉपिक। देन वी विल स्टडी अ सीक्रेट ऑफ अनीता कुशवाहा। इसमें अनीता कुशवाहा ने क्या किया है, उन्होंने हमसे शेयर किया है उनका एक सीक्रेट। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द स्टोरी स्टेइंग इन स्कूल। टाइम पास्ड। अनीता जी अब कहाँ जा रही हैं, अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया है स्कूल जाना। तो वो बोल रही हैं टाइम पास्ड, यानी कि टाइम आगे आगे बढ़ता गया, समय बीतता गया। एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th, और मैंने बहुत ही जल्दी क्या कर ली, क्लास 5th यानी कि अपनी 5th क्लास कंप्लीट कर ली। और अब वो कौन सी क्लास में जाएंगी, अब वो जाएंगी 6th क्लास में। I knew, मुझे पता था that we would need to spend more in class 6th। उनको ये पता चला कि अब क्या उन्होंने 5th क्लास पास कर ली है, तो अब वो जाएंगी 6th क्लास में, और अब उनका खर्चा स्कूल पर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अनीता कुशवाहा की टीचर ने उन्हें बताया था कि क्लास 5th तक क्या होती है, फ्री एजुकेशन, यानी कि पढ़ाई पे कोई खर्चा नहीं होता है, वो क्या होती है, बिल्कुल फ्री होती है। अब वो पहुंच चुकी है क्लास 6th में, तो क्या होगा, अब उनका स्कूल पे खर्चा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो यही सोच रही थी, और ये सोच के वो सैड हो रही थी, वो दुखी हो रही थी कि अब क्लास 6th में जाके मेरा खर्चा होना स्टार्ट हो जाएगा। माई पेरेंट्स सेड, अब ये बात उनके पेरेंट्स ने भी सुनी और समझी, तो उन्होंने क्या बोला अनीता कुशवाहा से कि इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर। उनसे उनके पेरेंट्स ने कहा कि आपने अब क्लास 5th तक पढ़ाई कर ली है, 6th क्लास से अब क्या होगा, खर्चा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, आपको अनीता कुशवाहा को स्कूल छोड़ देना चाहिए, उन्हें अपनी पढ़ाई खत्म कर देनी चाहिए और उन्हें आगे पढ़ना नहीं चाहिए। पर अनीता कुशवाहा को क्या चाहिए था, शी वॉन्टेड टू स्टडी मोर, उन्हें आगे और पढ़ाई करनी थी। I found a way to do this। और अनीता कुशवाहा ने जब ये सोचा कि मेरे पेरेंट्स मुझे क्यों मना कर रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वो मेरे स्कूल का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे बोला है कि आप क्लास 6 से पढ़ाई करना छोड़ दो। पर अनीता कुशवाहा को क्या करना था, उनको स्कूल में आगे पढ़ना था, और ये करने के लिए उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें चाहिए थे पैसे, तभी तो वो स्कूल की फीस पे कर पाती। तो उन्हें क्या किया, शी फाउंड अ वे टू डू दिस। ये करने के लिए उनके पास एक आइडिया आया। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ये कौन है, अनीता कुशवाहा। रियल में, ट्रू लाइफ में ये कौन है, ये अनीता कुशवाहा है। ये क्या कर रही हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन्स दे रही हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो उन्होंने ट्यूशन देना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। From the money that I got, I was able to continue my own studies। अब वो क्या बोल रही हैं कि क्योंकि उनको बच्चे पढ़ाने से क्या मिला, पैसे मिले, तो उन पैसों से उनने क्या किया, स्कूल में पढ़ना, यानी कि 6th क्लास से आगे पढ़ाई करना क्या किया, कंटिन्यू रखा, उन्होंने छोड़ा नहीं, क्योंकि उनके पास अब फीस भरने के पैसे
आ गए थे। I remember some older boys in my village। अब अनीता कुशवाहा क्या कर रही हैं, वो बीच में स्टोरी में रुककर वो उनको याद आ गई है अपनी एक स्वीट मेमोरी, एक खास याद, और वो हमसे अपनी उस मेमोरी को शेयर करते हुए कह रही हैं, आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज। मैं अपने गांव के कुछ बड़े लड़कों को याद कर पा रही हूँ। मुझे याद आ रहा है कि मेरे गांव में कुछ बड़े लड़के रहते थे। सम ओल्डर बॉयज also used to teach young children। और वो भी क्या करते थे, वो अनीता कुशवाहा की तरह वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, उनको ट्यूशंस देते थे। They did not like it when I started teaching। क्योंकि वहाँ के जो बड़े लड़के थे, जो ओल्डर बॉयज थे, वो भी क्या करते थे, अनीता जी की तरह ट्यूशंस लेते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। तो उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि एक लड़की ने, अनीता कुशवाहा नाम की लड़की ने भी बच्चे पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। They started to scold and scare the children so that they would not come to मी। वो क्या बोल रही हैं, तो उनको जैसे ही पता चला कि अनीता कुशवाहा भी ट्यूशन क्लासेस ले रही है, तो जो बच्चे उनके पास पढ़ने जा रहे थे उनको वो क्या करते थे, डराते थे, चिल्लाते थे कि तुम अनीता जी के पास पढ़ने नहीं जाओगे। और बच्चे डर के मारे अनीता जी के पास क्या करते थे, पढ़ने नहीं जाते थे। For some time all the children except two stopped coming to me। वो क्या बोल रही हैं कि कुछ टाइम के लिए सारे बच्चे, जितने भी बच्चे उनके पास पढ़ते थे, उन सारे बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चे ही उनके पास अब पढ़ने आते थे, और बाकी सारे बच्चों ने क्या किया था, उन्होंने ट्यूशंस में आना बंद कर दिया था। वो अनीता जी से डर के मारे नहीं पढ़ते थे, क्योंकि जो बाकी ओल्डर बॉयज थे, जो बड़े लड़के थे, वो क्या करते थे, वो उन बच्चों को डराते थे कि तुम अनीता कुशवाहा के पास पढ़ने नहीं जाओगे। बट सून, पर बहुत ही जल्दी, they all came back because I used to teach them with love and care। पर अनीता कुशवाहा जी कह रही हैं कि बहुत जल्द जितने भी बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे, वो सब क्या हुए, वापस आ गए मेरे पास पढ़ने। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार से और अच्छे से देख रेख करते हुए क्या करती थी, पढ़ाती थी। मैं उन बच्चों को बहुत ही प्यार से हर चीज पढ़ाती थी। तो वो बच्चों ने क्या किया, उन बच्चों ने फिर से स्टार्ट कर दिया अनीता जी के पास ट्यूशन पढ़ना। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज RTE एक्ट 2009। अब हमने देखा था कि क्लास 5th तक जो एजुकेशन है वो क्या है, फ्री है। क्यों है? क्योंकि 2009 में एक रूल क्या हुआ था, एक एक्ट पास हुआ था, यानी हमारी गवर्नमेंट ने हमसे कहा था कि हम क्या चालू कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं RTE एक्ट 2009। इसको 2009 क्यों दिया? क्योंकि 2009 में ही ये एक्ट स्टार्ट हुआ था, उसी साल से ये लागू होने वाला था। अब ये RTE क्या है? RTE का मतलब है राइट टू एजुकेशन। R का मतलब है राइट, T का मतलब टू, और E का मतलब एजुकेशन, यानी कि पढ़ने का हक। राइट मीन्स किसी चीज का हक, और एजुकेशन क्या है, पढ़ाई। तो पढ़ने का जो हक है हर बच्चे के पास होना चाहिए, और इस राइट टू एजुकेशन का क्या नाम दे दिया, RTE एक्ट 2009। अब ये है क्या? This provides the right of free and compulsory education to each child aged 6 to 14 years। इस एक्ट में क्या है? इस एक्ट के मुताबिक जितने भी बच्चे 6 से लेके 14 साल के बीच के एज के हैं, उनको पूरा हक है कि वो पढ़ने के लिए स्कूल जा सके। और ये क्या है? ये कंपलसरी है, ये बिल्कुल ज़रूरी है कि 6 से लेके 14 इयर्स के बच्चे स्कूल जाके पढ़ाई करें। और ये क्या है? ये है बिल्कुल फ्री, यानी जो बच्चे गरीब बच्चे होते हैं वो RTE के अंदर जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उनकी जो पूरी फीस है, यूनिफॉर्म है, बुक्स है, जो भी पूरा खर्चा है वो कौन उठाता है? पूरा गवर्नमेंट उठाती है, हमारी सरकार उठाती है। और ये 6 to 14 इयर्स के बच्चे क्या करते हैं? ये क्लास
5th तक फ्री एजुकेशन प्राप्त कर पाते हैं, क्लास 5 तक फ्री एजुकेशन ले पाते हैं। और इसीलिए अनीता कुशवाहा ने भी क्या किया था, अनीता कुशवाहा ने क्लास 5th तक फ्री एजुकेशन ली थी, क्योंकि कौन सा एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, पढ़ने का हक है हमको, जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल की उम्र है अगर, तो वो बच्चे क्या करते हैं, फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं। तो हमें समझ आ गया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है। अब है आगे की कहानी, स्टेइंग इन स्कूल। Slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school। क्योंकि अनीता कुशवाहा बचपन से ही स्कूल जाना चाहती थी और उनके पेरेंट्स का क्या कहना था कि क्योंकि तुम एक लड़की हो तुम स्कूल नहीं जा सकती। पर उनकी टीचर ने क्या किया था, उनकी टीचर ने उनके पेरेंट्स को समझाया था और इसलिए अनीता जी स्कूल जा पाई। इसी तरीके से उन्होंने सोचा कि और भी बहुत सारी लड़कियां हैं और भी बहुत सारी बेटियां हैं गांव में जिन्हें स्कूल जाने को नहीं मिलता, और जैसे मेरी टीचर ने मेरे पेरेंट्स को समझाया तो मैं भी उन सबके पेरेंट्स को समझाऊंगी कि आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजो और क्यों आपको अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए। My parents also started helping me in my work। अनीता कुशवाहा क्या करती थी, वो बच्चों को पढ़ाती थी, स्कूल जाती थी और वो मधुमक्खियों का भी ख्याल रखती हैं, उन्हें भी पालती हैं। तो अनीता कुशवाहा के पेरेंट्स ने भी क्या किया, उनको उनके काम में मदद करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी बेटी को स्कूल जाना बहुत पसंद है और उसके लिए वो क्या कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं। तो उनके पेरेंट्स ने भी उनको हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। कैसे, माई मदर यूज्ड टू डू ऑल द हाउस वर्क so that I could get more time to study। अब गांव में क्या होता है बच्चों, गांव में जो बच्चियां होती हैं वो बहुत छोटी उम्र से ही क्या करती हैं, घर का काम करने लगती हैं। पर अनीता की मम्मी ने क्या देखा कि मेरी बेटी को स्कूल जाने के लिए टाइम चाहिए, उसके बाद वो घर आके भी क्या करेंगी, पढ़ाई करेंगी। तो वो क्योंकि अच्छे से पढ़ पाए वो क्या करती थी, पूरे घर का काम उनकी मम्मी अकेले करती थी, वो अपनी बेटी से घर का काम नहीं कराती थी, ताकि उनकी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल पाए, पढ़ने के लिए टाइम मिल जाए। अब क्या हो रहा है, अनीता जी हमसे शेयर कर रही हैं अपना एक सीक्रेट। क्या है वो सीक्रेट, I learned how to ride a motorcycle, I did not tell anyone। अनीता कुशवाहा जी बोल रही हैं कि मैंने क्या किया था, मैंने एक मोटरसाइकिल, एक बाइक चलाना अपने गांव में सीखा था और ये बात उन्होंने किसी से भी नहीं कही, उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया कि मैं क्या सीख रही हूँ, मैं एक मोटरसाइकिल चलाना सीख रही हूँ। वो क्या कह रही हैं, I fell down and got hurt many times but I was happy। वो बोल रही हैं कि जब मैं मोटरसाइकिल चलाना सीख रही थी तो मैं बहुत बार मोटरसाइकिल से क्या हुई, गिर गई और उसकी वजह से मुझे बहुत बार चोट भी लगी, मुझे बहुत बार क्या हुआ, हर्ट हुआ, मुझे बहुत बार चोट लगी। पर मैंने ये बात किसी से भी नहीं कही और मैं गिरने के बाद मुझे चोट भी लगती थी तो भी मैं क्या रहती थी, बहुत खुश रहती थी, क्योंकि मैंने एक नई चीज़ सीखी जो कि क्या थी, मोटरसाइकिल। तो गिरने के बावजूद भी वो कभी भी सैड नहीं होती थी, रोती नहीं थी, वो हमेशा खुश रहती थी कि मैंने मोटरसाइकिल चलाना सीख ली। आगे की क्या स्टोरी है, फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। हमें क्या पता है, अनीता जी अब कहाँ हैं, स्कूल में पढ़ रही हैं, वो क्लास 6 से आगे की पढ़ाई कर रही हैं। अब स्कूल से लेके बी कीपिंग यानी कि जो हनी बीज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, उनको पालकर हम क्या निकालते हैं, उनसे हनी यानी कि शहद निकालते हैं। तो ये हनी बीज को पालने का जो उनने डिसीजन लिया, जो हनी बीज उनने पालना स्टार्ट की, तो वो स्टोरी वो बताएंगी कि कैसे स्कूल से लेकर हनी बीज का पालने का डिसीजन लेने तक उनका क्या स्टोरी है। उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द स्टोरी फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। देयर आर मैनी लिची ट्रीज इन आर एरियाज। वो क्या बोल रही हैं, हमारे विलेज का जो एरिया है, हमारा जो गांव है, वहाँ पे क्या है, बहुत सारी लीची के पेड़ हैं।
लीची क्या है? ये एक बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही यमी क्या होता है, एक फ्रूट होता है जो आप लोगों ने भी ज़रूर खाया होगा। ये क्या है? एक रेड कलर का फ्रूट। ये एक कवरिंग है, उसको जब आप तोड़ते हो तो अंदर से वाइट कलर का मीठा मीठा बहुत ही अच्छा फ्रूट निकलता है। तो क्या बोल रही हैं अनीता जी कि उनके एरिया में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? लीची के ट्रीज पाए जाते हैं। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स। और जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जो हनी बीज होती हैं, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, किसकी तरफ खिंची चली जाती हैं? वो है लीची के फ्लावर्स। जो लीची के फूल होते हैं वो किसको पसंद है? वो हनी बीज को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो बोल रही हैं हमारे एरिया में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं और हनी बीज को क्या पसंद है? उन्हें पसंद है लीची के फ्लावर्स। Many people do beekeeping and collect honey। अब क्योंकि हनी बीज को लीची के फ्लावर्स इतने पसंद हैं तो लीची ट्रीज जो है उस विलेज में बहुत है, तो उससे क्या फ़ायदा है कि वहाँ के लोग पैसे कमाने के लिए किन्हें पालते हैं? हनी बीज को पालते हैं। इसीलिए यहाँ वो क्या बता रही हैं कि बहुत से लोग वहाँ क्या करते हैं? बी कीपिंग यानी कि हनी बीज को जो है वो पालते हैं, हनी बीज को वो रखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कीप हनी बीज को रखना क्या कहलाता है? बी कीपिंग कहलाता है। एंड कलेक्ट हनी। अब बीज को रखेंगे क्यों? हनी बीज को, ताकि वो क्या कर सके? कलेक्ट शहद, हनी वो कलेक्ट कर सके और इस हनी को बेच के वो क्या कमाते हैं? पैसे कमाते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस, कि मैं भी तो ये चीज़ कर सकती हूँ। क्योंकि वो बच्चे पढ़ा रही थी, ट्यूशन्स ले रही थी, उससे जो पैसे आ रहे थे वो तो ठीक है, उनकी स्कूल की पढ़ाई में जा रहे थे, पर उन्होंने सोचा कि बी कीपिंग भी एक ऐसी चीज़ है जो मैं ट्राई कर सकती हूँ। मैं भी हनी बीज का ध्यान रखकर उनसे हनी कलेक्ट करके और बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। I joined a course। अब हनी बीज को कैसे कलेक्ट करते हैं, उनको कैसे पालते हैं, हनी कब निकालना है, ये सब चीज़ें उनको नहीं पता थी। तो ये सीखने के लिए उन्होंने क्या किया? एक कोर्स ज्वाइन किया। एक कोर्स जो कि किसने रखा था? जो कि हमारी गवर्नमेंट ने रखा था। गवर्नमेंट ने क्या किया था? उनके विलेज में एक हनी बीज को कैसे पालते हैं और हनी कैसे कलेक्ट करते हैं उसका कोर्स सिखाने के लिए वहाँ पर उनके विलेज में क्या किया था? ऑर्गेनाइज किया था, उसका इंतज़ाम किया था। और इसी कोर्स में कौन चली गई? हमारी अनीता कुशवाहा इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए चली गई। I was the only girl in this कोर्स। और जब ये ट्रेनिंग चल रही थी, जब ये कोर्स चल रहा था, उन्होंने क्या देखा कि इस पूरे कोर्स में सिर्फ एक ही लड़की है, एक ही गर्ल है, और वो कौन है? वो खुद अनीता कुशवाहा है, जो कि इस पूरी ट्रेनिंग में अकेली लड़की थी जो हनी बीज को पालना और हनी कलेक्ट करने का प्रोसेस सीख रही थी। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, अब वो बता रही हैं कि जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, जब मैं ये सब कुछ सीख रही थी, आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। जब ये ट्रेनिंग चल रही थी तो उन्हें ये पता चला कि जो हनी बीज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो अंडे कब देती हैं? वो अंडे देती हैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। ये जो मंथ्स हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में ही हनी बीज क्या करती हैं? अपने अंडे देती हैं, वो एग्स ले करती हैं। ठीक है, ये उनको कब पता चला? जब वो ट्रेनिंग में ये सब कुछ सीख रही थी, उन्हें पता चला कि हनी बीज के अंडे देने का वक्त कब होता है? अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मंथ तक। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। और उन्होंने सोचा कि ये वक्त जो है वो सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया समय है कि वो बी कीपिंग यानी हनी बीज को पालना स्टार्ट कर दे। क्यों था ये बेस्ट वक्त? क्योंकि अगर अभी वो हनी बीज को पालना स्टार्ट करेंगी तो हनी बीज क्या करेंगे? बहुत सारे अंडे देंगी, और हनी बीज अंडे देंगी तो उनके पास और मधुमक्खियाँ आ जाएंगी और उन मधुमक्खियों से उनको और ज़्यादा शहद मिलेगा, तो ज़्यादा मधुमक्खियाँ हो जाएंगी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जो टाइम है वो बेस्ट है कि मैं हनी बीज स्टार्ट कर दूं, पालना, बी कीपिंग स्टार्ट कर दूं।
अब हम क्वेश्चन देखते हैं, हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स, क्या आपने भी ऐसे कोई इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े या कोई भी जानवर देखे हैं जो फ्लावर्स के पास ही पाए जाते हैं, जो फूलों के पास ही पाए जाते हैं? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जब किसी गार्डन में जाते हैं तो तितली जो होती है, बटरफ्लाई जो होती है, वो हमेशा आपको काय पे दिखेगी? फूलों पे दिखेगी। तो बटरफ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है जो हमेशा हमें कहाँ मिलता है? फ्लावर्स पे मिलता है, फूलों पे मिलता है। तो पहला कौन हो गया? बटरफ्लाई। और दूसरी कौन है जो हमने अभी अभी देखा कि हनी बीज यानी कि मधुमक्खियां भी कहाँ मिलती हैं? फ्लावर्स पे। और सबसे ज्यादा ये कौन से फ्लावर्स से अट्रैक्ट होती हैं? अभी हमने देखा था लीची के फ्लावर्स पे। जो लीची के फ्लावर्स होते हैं उस पे सबसे ज्यादा मधुमक्खियां जो है वो जाना पसंद करती हैं, वो उनके फेवरेट फ्लावर्स हैं। तो दो कौन से इंसेक्ट्स हैं जिन्हें हमने फूलों पे देखा है? बटरफ्लाई और हनी बीज। अब ये जो फूलों पे ही क्यों बैठती हैं? क्यों बटरफ्लाई और हनी बीज को फूलों पे बैठना ही पसंद है? सो व्हाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर्स? फाइंड आउट। फूलों पे बैठने का रीजन क्या है? They come to the flowers to collect the nectar which is produced by the flowers. वो क्यों जाती हैं फूलों पे? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता है? नेक्टर। वो फूलों में एक रस होता है, वो रस को हम क्या कहते हैं? नेक्टर कहते हैं। और इस नेक्टर को लेने के लिए ही हनी बीज और बटरफ्लाईज फूलों पे बैठती हैं। अब ये नेक्टर क्या है? नेक्टर है एक शुगर रिच लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स। नेक्टर होता है एक मीठा मीठा जूस, एक मीठा मीठा लिक्विड जो कौन बनाते हैं? जो बनाते हैं प्लांट्स। तो ये जो नेक्टर है जो क्या होता है? एक मीठा सा लिक्विड होता है, उसे कौन चूसते हैं? हनी बीज और बटरफ्लाई। इसीलिए वो फ्लावर्स पे जाके बैठती हैं ताकि उनको नेक्टर मिल पाए। आगे की कहानी, आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स। अब अनीता कुशवाहा क्या कर चुकी हैं? उन्होंने बी कीपिंग, मधुमक्खियों को कैसे पालते हैं और हनीज कैसे निकालते हैं, वो सब कुछ क्या कर लिया? सीख लिया। उनकी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो गई। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क। पर उन्होंने देखा कि मैं कोर्स तो कंप्लीट कर चुकी हूँ, पर हनी बीज खरीद के लाने में और उनकी देखभाल करने के लिए मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? I continued to teach and with time I collected ₹5,000। तो वो क्या करती थी? वो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, तो उन्होंने वही कंटिन्यू रखा, वो छोटे बच्चों को पढ़ाती गई और फिर उनके पास एक दिन कितने पैसे इकट्ठे हो गए? 5,000 रुपये। 5,000 रुपीज़ उन्होंने क्या कर लिए? इकट्ठे कर लिए। और अब इन 5,000 में से वो क्या खरीद पाएंगी? हनी बीज खरीद पाएंगी और आगे की जो उन्होंने ट्रेनिंग में सीखा है वो प्रोसेस कर पाएंगी स्टार्ट। विथ दिस मनी, अब इस पैसे से उन्होंने क्या किया? आई बॉट 2 boxes फॉर कीपिंग बीज। अब हनी बीज को वो कैसे रखेंगी? ऐसे ओपन में तो रख नहीं सकती, नहीं तो वो क्या होंगी? वो उड़ जाएंगी। तो हनी बीज को रखने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? कुछ बॉक्सेस चाहिए होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हनी बी बॉक्सेस। और इन हनी बी के बॉक्सेस में हम क्या रखते हैं? हम रखते हैं मधुमक्खियों को, हनी बीज को। तो ये जो बॉक्सेस हैं वो खरीदने के लिए अब अनीता जी के पास कितने थे? 5,000 रुपये थे। इन 5,000 रुपये में से उनने क्या खरीदे? 2 बॉक्सेस खरीदे। और हर बॉक्स कितने का था? ₹2,000। हर एक बॉक्स जो था वो 2-2 हज़ार रुपये का था। और उन्होंने कितने बॉक्स खरीदे? उन्होंने 2 बॉक्सेस खरीदे, यानी कि 2,000 का 1 बॉक्स और 2,000 का अलग एक और बॉक्स। तो कितने रुपए के बॉक्सेस खरीदे उन्होंने खरीदे 4,000 रुपीज के 2 बॉक्सेस। और अब उनके पास कितने पैसे बचे? 5,000 में से उन्होंने 4,000 रुपीज जो है वो खर्च कर दिए। तो उनके पास क्या बचे? 1,000 रुपीज अभी भी उनके पास बचे हुए हैं। तो उन्होंने अपने लिए 2 हनी बीज के बॉक्सेस खरीद लिए। विथ द रिमेनिंग मनी, अब जो उनके पास पैसे बचे थे, जो कितने बचे हैं उनके पास? 1,000 रुपीज जो उनके पास बचे,
उससे उन्होंने क्या किया, आई बॉट शुगर टू मेक द सीरप फॉर हनी बीज। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शक्कर खरीदी, शुगर खरीदी, जिससे उन्होंने क्या बनाया, शुगर सीरप, जिसे हम क्या कहते हैं, चाशनी। शक्कर की जो हम सीरप बनाते हैं, जो चाशनी बनाते हैं, वो उनको क्या चाहिए थी, हनी बीज के लिए चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हनी बीज को अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, शुगर सिरप डाल देते हैं ताकि वो उस पे आके बैठे। क्योंकि हनी बीज को क्या, एक मीठा लिक्विड पसंद है, जिसे हम क्या जानते हैं, नेक्टर के नाम से, जो हमने अभी देखा। अब उनको ऐसा ही कुछ मीठा लिक्विड चाहिए होता है, तो क्या करते हैं, जो लोग मधुमक्खियां पालते हैं वो शुगर सिरप का यानी चाशनी का यूज करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बचे हुए 1000 रुपए थे उसमें से शक्कर खरीदी और उसका सिरप बनाया। और क्या खरीदा, और खरीदी कुछ मेडिसिन टू क्लीन द बीहाइव्स। अब उन्होंने कुछ दवाइयाँ भी खरीदी, कुछ मेडिसिन भी खरीदी, जिससे वो क्या करेंगी, वो अपने बीहाइव यानी कि मधुमक्खियों का जो घर होता है, या हम कह सकते हैं जो नेस्ट होता है, किसका, हनी बीज का, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता, उसको हम क्या कहते हैं, बीहाइव। तो इस बीहाइव को साफ करने के लिए, उसको क्लीन रखने के लिए क्या चाहिए होती हैं, कुछ मेडिसिन। तो उनने शक्कर और मेडिसिन को इन 1000 रुपए में से खरीदा। तो उनके क्या हुए, 5000 रुपए पूरे खर्च हो गए, जिसमें उनको 2 बॉक्सेस शुगर सिरप और क्या मिला, और मिली कुछ मेडिसिन। तो अब उनके पास ये सारी चीजें हैं जिससे वो मधुमक्खियों को पाल सकती हैं और उनका ध्यान रख सकती हैं। तो अब वो स्टार्ट कर देंगी बी कीपिंग, मधुमक्खियों को रखना वो अब स्टार्ट कर देंगी। दैट वॉज इन सेप्टेम्बर। अब ये सब चीजें उन्होंने कब करी, उन्होंने करी ये सब सितंबर मंथ में। और हमें क्या बताया नीता जी ने कि बेस्ट टाइम क्या होता है बी कीपिंग का, वो होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, क्योंकि इन्हीं मंथ्स में हनी बीज क्या करती हैं, अंडे देती हैं। तो सितंबर में उनके पास ये सब चीजें आ चुकी थी, अब वो बी कीपिंग स्टार्ट कर सकती हैं, क्योंकि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बेस्ट टाइम है कि वो जब बी कीपिंग स्टार्ट करें। बाय दिसंबर तक I had so many bees that I had to buy 2 more boxes। वो क्या बोल रही हैं कि उन्होंने बी कीपिंग अब कर दी है स्टार्ट, और बी कीपिंग स्टार्ट करते ही अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बीज ने क्या किए, बहुत सारे अंडे दिए, और उनके पास इतनी सारी हनी बीज हो गई कि उनको 2 और बॉक्सेस खरीदने पड़े। यानी कि उनके पास 2 बॉक्सेस पहले से थे, उन्होंने 2 बॉक्सेस और खरीदे। तो अब उनके पास कितने बॉक्सेस हो गए, 4 बॉक्सेस हो गए उनके पास हनी बीज रखने के लिए, 1 2 3 एंड 4 बॉक्सेस, जिसमें वो अपनी हनी बीज रख सकती हैं। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। वो बोल रही हैं कि मैं पूरी तरीके से मास्टर नहीं हो गई थी बी कीपिंग में, मैं अभी भी धीरे धीरे हर चीज सीख रही हूँ। तो उन्होंने बी कीपिंग स्टार्ट कर दी और उनके पास अब 4 हनी बी के बॉक्सेस भी हैं। Many times the bees would sting me and my hands and face would get swollen। अब मधुमक्खी क्या करती हैं, वो आपको काटती हैं, वो डंक मारती हैं। तो वो बोल रही हैं कि जब अनीता जी इन हनी बीज का ध्यान रखती थी तो बहुत बार क्या होता था, हनी बी उनको डंक मार देती थी, उनके हैंड्स पे, उनके लेग्स पे, उनके फेस पे, कहीं पे भी डंक मारती थी, और वो क्या हो जाता था, सोलन। वो जहाँ पे भी मधुमक्खी डंक मारती थी वो जो पूरा हिस्सा है वो क्या हो जाता था, सूज जाता था, वो स्वेल हो जाता था। इट वुड पेन अ लॉट। और इसलिए उन्हें क्या होता था, बहुत दर्द होता था, क्योंकि मधुमक्खी ने क्या किया था, उनको डंक मारा था। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। वो क्या बोल रही हैं, क्योंकि मधुमक्खी मुझे डंक मारती थी और मुझे बहुत पेन होता था, पर मैं ये बात किसी से भी नहीं कहती थी। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ये डिसीजन लिया था, मैंने ये खुद डिसाइड किया था कि हनी बीज को मैं पालूंगी। उनको किसी ने फोर्स नहीं किया था, उनके पेरेंट्स ने उनसे जबरदस्ती नहीं की थी कि आप हनी बीज को पालो। उन्होंने क्या किया था, खुद ही ये डिसीजन लिया था, और इसीलिए वो किसी से भी कंप्लेन नहीं कर सकती थी कि मुझे हनी बीज काट रही हैं। तो वो ये सब कुछ क्या करती थी, चुपचाप सहती थी, चुपचाप वो इस चीज को हैंडल करती थी। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन
कि अगर आपके घर में किसी को हनी बी स्टिंग करती है यानी हनी बी डंक मारती है तो आपकी मम्मा क्या करती हैं? What do people in your area put on the part of the body where the bee has stung? जिस पार्ट पे बॉडी के मधुमक्खी ने डंक मारा होता है उसको ठीक करने के लिए हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं? पीपल इन माई एरिया, हमारे यहाँ पे जो लोग होते हैं कुछ लोग क्या करते हैं? आइस यानी कि बर्फ लगाते हैं। यानी कि अगर हमको हनी बी ने यहाँ स्टिंग किया तो हम यहाँ क्या करते हैं? आइस लेते हैं और उसको मसाज करते हैं ताकि वो चीज़ ठीक हो जाए। कुछ लोग क्या करते हैं? कुछ लोग विनेगर यूज करते हैं। विनेगर क्या होता है? विनेगर होता है सिरका, जो आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं अगर आपके घर में अवेलेबल हो कि मम्मा विनेगर कैसा दिखता है। तो ये क्या होता है? ये एप्पल से बनता है। किससे बनता है? सेब से बनता है और इसे हम कहते हैं सिरका, विनेगर। और इस विनेगर को भी क्या करते हैं कुछ लोग? जहाँ पे मधुमक्खी ने काटा है वहाँ पर अप्लाई करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं? टूथपेस्ट यानी कि जिससे हम सुबह ब्रश करते हैं, जो टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं, अगर हम उसको भी लगा लें जहाँ पे बी ने स्टिंग किया है, डंक मारा है, तो भी हमें बहुत आराम मिलता है। और कुछ लोग क्या करते हैं? हनी को ही उस बी स्टिंग पे लगा देते हैं। यानी कि हनी बीज जो हनी बनाती हैं, जो शहद बनाती हैं, अगर उस शहद को भी हम उस स्टिंग पे लगा दें तो भी हमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो हमें पता चल गया कि अगर गलती से कभी हमें मधुमक्खी ने डंक मार दिया तो हम इन चीज़ों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमको क्या मिले? आराम मिले। अब हम आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फेब्रुवरी। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड्स। अब देखिए उन्होंने क्या किया? सितंबर तक सब कुछ खरीद लिया। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक उनने बीज का ध्यान रखा और उन्होंने क्या किया? बीज ने बहुत सारे अंडे दिए और अनीता जी के पास बहुत सारी बीज इकट्ठा हो गई। अब क्या बोल रही हैं वो कि जो लीची के फ्लावर होते हैं, जो लीची जो होता है पेड़, उसके जो फूल होते हैं वो कब आते हैं? वो फरवरी में आते हैं। ठीक है, लीची के पेड़ में फूल उगना कब स्टार्ट करते हैं? फरवरी में। तो फरवरी के टाइम पे वो क्या करा उन्होंने अपने जितने भी 4 बॉक्सेस थे किसके? हनी बीज के, उसको कहाँ रख दिया? लीची ऑर्चर्ड्स। ऑर्चर्ड यानी बगीचा, जो लीची का बगीचा है उनके एरिया में, वहाँ उन्होंने अपने 4 बॉक्सेस रख दिए। जैसे बाकी लोगों ने अपने हनी बीज के बॉक्सेस रखे थे, उन्होंने उन्हें यहाँ पे क्या कर दिया? अपने 4 बॉक्सेस रख दिए। क्यों रखे 4 बॉक्सेस? क्योंकि लीची के जो फ्लावर्स हैं उससे मधुमक्खी क्या करेंगी? नेक्टर लेंगी और उसी नेक्टर से वो क्या बनाती हैं? हनी बनाती हैं, शहद बनाती हैं। I got 12 kilograms of honey from each box. उनके पास क्या थे? 4 बॉक्सेस थे और हर एक बॉक्स से उन्हें क्या मिला? 12 किलो हनी मिला। 12 kg ऑफ हनी उनको मिला हर एक बॉक्स से। और उनके पास टोटल कितने थे? 4 बॉक्सेस। तो अगर 1 बॉक्स से उनको 12 kg हनी मिला तो 4 बॉक्सेस से कितना मिलेगा? 4 into 12 यानी कि 48 kgs ऑफ हनी उनके पास क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। I sold this to the honey in the market. उन्होंने क्या किया? इस शहद को I sold this honey कहाँ पर? मार्केट में। मार्केट पे उन्होंने ये पूरा हनी जो था 48 kgs उसको बेचा और उससे जो उनके पास पैसा आया, उनकी जो फर्स्ट अर्निंग यानी कि जो उनकी पहली कमाई थी इस शहद को बेचने से, उस कमाई से उनने क्या किया? और 16 बॉक्सेस खरीदे। और अब टोटल कितने हो गए उनके पास? 20 बॉक्सेस हो गए। तो उनके पास अब 20 बॉक्सेस हनी बीज को रखने के लिए हैं, जो उन्होंने किससे खरीदे? अपनी पहली कमाई से, जो उन्होंने 48 kg जो उनके पास हनी आया था उसको बेच के कमाए थे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि पूरे के पूरे 20 बॉक्सेस की कितनी क्या होगी? प्राइस होगी, कॉस्ट होगी। यानी कि अनीता जी ने जो पूरे 20 बॉक्सेस खरीदे हैं वो कितने में खरीदे होंगे? हमको क्या पता है कि अनीता जी ने एक बॉक्स कितने में खरीदा था? 2000 में। हम ये पहले ही देख चुके हैं। तो अगर हमें पता करना है कि 20 बॉक्सेस उन्होंने कितने में खरीदे हैं तो हम क्या करेंगे? हम 20 और 2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई? जैसे कि मैंने बोला आपने एक टॉफ़ी खरीदी 10 रुपये में,
कितने में? 10 रुपए में एक टॉफी खरीदी, और आपको ऐसी 10 और टॉफीज खरीदनी है, आपको 10 और टॉफीज खरीदनी है, तो आप कितने पैसे लेके जाओगे अपनी मम्मा से? आप क्या करोगे? 10 टॉफीज इंटू 1 टॉफी का प्राइस, एक टॉफी कितने की है? 10 रुपए की, उनको इंटू या मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा कि मुझे अपनी मम्मी से कितने 100 रुपीज लेके जाने हैं। उसी तरीके से अगर अनीता जी ने एक बॉक्स 2000 रुपए का खरीदा था, तो वो 20 बॉक्सेस कितने में खरीदेंगी? वो खरीदेंगी 20 इंटू 2000 में, जो कि कितना है? 40,000 रुपीज। यानी कि अनीता जी ने पूरे 20 बॉक्सेस जो हैं वो 40,000 रुपए में खरीदे थे। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज। अब वो क्या बता रही हैं कि उन्होंने क्या किया? हनी बेच दिया, 20 बॉक्सेस खरीद लिए, और वो अपनी जो बी कीपिंग है वो कर रही थी, बच्चों को भी पढ़ा रही थी, और अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कॉलेज जाना। उन्होंने स्कूल की पूरी पढ़ाई खत्म कर ली, और अब वो क्या करती हैं? कॉलेज जाती हैं। कैसे? साइकिल चला के वो अपने कॉलेज जाती हैं। और उनका कॉलेज कितनी दूर है? उनका कॉलेज जो है वो शहर में है। ये कहाँ रहती हैं? ये विलेज में रहती है। और इनका जो कॉलेज है वो कहाँ है? एक टाउन यानी कि एक शहर में है। और वो कितना दूर है? वो उनके घर से 5 किलोमीटर दूर है। तो वो क्या करती थी? वो अपने घर से लेके स्कूल कॉलेज तक 5 किलोमीटर साइकिल चला के जाती थी, और अपने कॉलेज से लेके घर तक फिर से 5 किलोमीटर साइकिल चला के वापस आती थी। तो रोज 10 किलोमीटर का ट्रैवल करके वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी कर रही थी। When I go to college, my mother prepares the syrup for the bees. अब क्योंकि वो कॉलेज जा रही हैं, तो उनकी मधुमक्खियों का ध्यान कौन रखेगा? मधुमक्खियों का ध्यान रखते हैं उनकी मम्मा और उनके पापा। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी सिरप बनाती है शुगर का, और पापा जो है वो बीज का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो मम्मा क्या करती हैं? वो जो है प्रिपेयर करती हैं सिरप फॉर द बीज, वो चाशनी यानी शुगर सिरप को प्रिपेयर करती हैं। और पापा क्या करते हैं? माय फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस। और उनके पापा क्या करते हैं? वो पूरी मधुमक्खियों का ध्यान रखते हैं, और जब पूरी मधुमक्खियां वो क्या करती हैं? छत्ते में शहद बना लेती हैं, तो उस शहद को भी निकालने का काम कौन करते हैं? ये उनके पापा करते हैं। तो वो कॉलेज जाके अपनी पढ़ाई करती हैं, और उनकी मम्मा उनके लिए सिरप प्रिपेयर करती हैं हनी बीज के लिए, और उनके पापा जो हैं वो बीज का ध्यान रखते हैं और हनी कलेक्ट करके रख देते हैं। अनीता एंड द हनी बीज का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस, जो कि है लेट्स नो अनीता। इस स्टोरी में हम ये देखेंगे कि अनीता जी को आज भी अपने गांव में कितना जाना जाता है, और वो एजुकेशन के बारे में कैसे और बी कीपिंग के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन अपने विलेज में फैला रही हैं। फिर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस। तो हम बिगिन करते हैं विद द स्टोरी लेट्स नो अनीता से। Anita is known by everyone in all the villages nearby. क्योंकि जो ये विलेज, किस विलेज में रहती थी ये? बोचाहा विलेज में। उस विलेज में और जो उनके आसपास के और भी विलेजेस हैं और भी गांव हैं, वहां पर भी लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जाता है। पर अनीता जी क्या है? अनीता जी एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है उन सभी लड़कियों के लिए जिन्हें स्कूल जाना है, पर वो अपने स्कूल जाने के लिए कोशिश नहीं करती। पर अनीता जी ने क्या किया? अनीता जी ने अपनी कोशिश जारी रखी, और फाइनली वो स्कूल पढ़ने जाने लगी। पर क्लास 5 के बाद जब उनको पता चला कि उनके स्कूल की फीस भरनी पड़ेगी, तो भी उन्होंने स्कूल जाना बंद ना करके और मेहनत की, हार्डवर्क किया, और उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। और उनसे जो पैसे आते थे उनसे उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। और अब वो क्या करती हैं? अब वो बी कीपिंग यानी हनी बीज का भी ध्यान रखकर उनसे हनी कलेक्ट करने का काम भी करती हैं। तो ये सब जो है वहाँ के जितने भी गांव हैं, जितने भी विलेजेस हैं, वहाँ पर उन सबको ये पता है कि अनीता कुशवाहा कौन है और उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। शी गोज टू ऑल विलेज मीटिंग्स एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर एवरीवन टू स्टडी। अनीता जी क्या करती हैं? वो अपने गांव और जितने भी आसपास के गांव हैं वहाँ जाती हैं। वहाँ पे जो मीटिंग्स बैठ
बैठते हैं, वहाँ पे जो लोग, जो पंचायत होती है, वहाँ जो भी मीटिंग होती है, वहाँ जाकर वो लोगों को ये समझाती है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, और पढ़ाई सिर्फ लड़कों को या बॉयज़ को ही नहीं, हर एक लड़की को भी करना चाहिए। और वो क्या समझाती होंगी उनको वहाँ पर कि RTE क्या है, और RTE में क्लास 5 तक यानी कि 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है, फ्री में उनको पढ़ाया जाता है। तो ये सारी जानकारी अनीता जी हर विलेज में, हर गांव में जा जाके वहाँ के लोगों को समझाती हैं। Sometimes people make fun of her, क्योंकि जब वो ये कर रही होती हैं, बी कीपिंग करती हैं, जब वो लोगों से जाके मिलती हैं बाकी विलेजेस से, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं। कुछ लोग उन पे हंसते भी हैं कि ये कैसा काम कर रही है। पर अनीता क्या करती हैं, शी नोज what she wants to do, she does exactly what she wants to do। अनीता जी को पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, तो वो क्या करती हैं, अपना काम कंटिन्यू रखती हैं। उनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं या उनके बारे में क्या कह रहे हैं। उनको पता है कि वो एक अच्छा काम कर रही हैं, और इसीलिए वो हर विलेज में जाके उन सभी को ये समझाती है कि आपको भी अपनी लड़कियों को, अपने गर्ल्स को एजुकेशन के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। और इसीलिए उनको जो पता है कि वो क्या सही है क्या गलत है, वो काम करना वो कंटिन्यू रखती हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनका मजाक उड़ाएं या उनके बारे में कुछ भी कहें। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होलसेलर। अनीता जी को क्या बनना है, उन्हें बनना है एक होलसेलर। होलसेलर क्या करते हैं, ये पूरा सामान जो है उसे इकट्ठा खरीद कर हर जो छोटी छोटी दुकान है उस तक बेचते हैं। उनको क्या करते हैं, बेचते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सारा सामान इकट्ठा करते हैं यानी खरीदते हैं, और इसको फिर जो अलग अलग जो दुकान होती है, जो और डीलर्स यानी जो खरीदते हैं बाकी के लोग, उन तक वो क्या करती हैं, इस सामान को, सामान क्या हुआ यहाँ पे, हनी हुआ, उस हनी को ये बेचती हैं। तो वो क्या चाहती हैं, वो एक होलसेलर बनना चाहती हैं। क्यों? सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी, ताकि वो अपने गांव के जो बाकी लोग हैं जो बी कीपिंग करते हैं, उन लोगों को उनका जो शहद, उन्होंने जो शहद बनाया है उसके लिए उनको राइट प्राइस दिलवा सके। यानी कि ये अगर होलसेलर बनेंगी तो इनको पूरी जानकारी रहेगी कि हनी का जो राइट प्राइस है, जो सही दाम है वो क्या है, और वहाँ के वो विलेजर्स को बिल्कुल एग्जैक्टली उसी प्राइस में, उसी दाम में लेकर हनी दे सकती हैं, या फिर उनसे हनी जो है वो जो बेचेंगे उसका राइट प्राइस जो है उनको दिलवा सकती हैं। तो इसीलिए अनीता जी जो है वो होलसेलर बनना चाहती हैं। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अनीता एंड अदर इन हर विलेज गेट ₹35 फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी। हमें क्या कहा गया है कि अनीता जी के गांव में, उनके विलेज में 1 किलो शहद कितने का मिलता है, 35 रुपीज़ का। यानी अगर उनको 1 kg ऑफ हनी चाहिए तो वो 35 रुपीज़ पे करेंगे, 35 रुपीज़ देंगे। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन? आपके शहर में 1 किलो हनी की क्या प्राइस होती है? तो आप क्या करेंगे, आप अपनी मम्मा से पूछेंगे कि मम्मा हमारे यहाँ पर 1 किलोग्राम ऑफ हनी, 1 किलो शहद कितने रुपए में मिलता है, और आप वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ हनी इन माय टाउन इज रुपीज, जो भी जितने भी पैसे आपकी मम्मा बताएंगी वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। मैंने क्या एग्जाम्पल ले लिया है कि मेरे टाउन में 1 किलो ऑफ हनी 350 रुपीज़ यानी 350 रुपए में मिलता है। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ हनी इन माय टाउन इज ₹350, 350 रुपए में मुझे 1 किलो हनी मिलता है। नेक्स्ट इज What are the different colors of honey that you have seen? आप लोगों ने शहद कौन कौन से कलर का देखा है? आप लोगों ने कौन से कलर्स क्या किसके देखे हैं? हनी के। तो हमने क्या देखा होगा? हमने देखा होगा एक ब्राउन कलर, और हमने देखा होगा गोल्डन कलर।
सबसे ज़्यादा कॉमनली जो कलर्स देखे जाते हैं हनी के वो कौन से होते हैं, ब्राउन कलर और गोल्डन कलर। तो हम क्या लिखेंगे, आई हैव सीन 2 कलर्स ऑफ हनी। कौन कौन से, दे आर ब्राउन एंड गोल्डन। कहीं कहीं पे येलो कलर का हनी भी देखा जाता है जो इससे थोड़ा हल्का कलर, इससे थोड़ा लाइट कलर होता है। तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि आई हैव सीन 3 कलर्स ऑफ हनी, ब्राउन, गोल्डन एंड येलो। तो आपने जो जो भी कलर्स देखे हनी के वो आप इस आंसर में लिख दोगे कि मैंने इस कलर का हनी देखा है। अब है, इज हनी यूज्ड इन योर हाउस, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर। क्या आपके घर में भी हनी यानी शहद का यूज होता है, और होता है तो आप उसे कैसे यूज करते हो या किस किस चीज के लिए आप इसका यूज करते हो। तो इन माई हाउस वी यूज हनी एज अ जैम एंड ईट विथ ब्रेड। हनी क्या होती है, हनी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली क्या होती है, हनी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो ब्रेड पे जैम नहीं लगा के खाते, क्योंकि जैम किससे बनता है, शुगर से, और शुगर जो है वो हनी के मुकाबले बहुत कम हेल्दी होता है। ये क्या होता है, अनहेल्दी होता है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रेड पे हनी लगा के खाते हैं, तो वो हनी को एज अ जैम, हनी को एक जैम की तरह यूज़ करते हैं। तो पहले क्या यूज़ हुआ कि हम हनी को जैम की तरह खाते हैं। सेकेंड यूज़ क्या है, माई मदर यूजेस हनी एज अ मेडिसिन फॉर कफ एंड कॉमन कोल्ड। हमारे घरों में क्या होता है, जब हमें सर्दी होती है या खांसी होती है तो हमारी मम्मा क्या करती हैं, वो अदरक यानी जिंजर का और हनी का, शहद का पेस्ट बना के हमको देती हैं, और उससे हमें क्या होता है, हमें हमारी खांसी और सर्दी में बहुत फ़ायदा होता है। तो कुछ लोगों के घरों में क्या होता है कि जिन्हें बच्चों को खांसी या कॉमन कोल्ड यानी सर्दी होती है तो वहाँ पर हनी को एज अ मेडिसिन यानी एज अ दवाई के तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और हनी को हम कैसे यूज़ करते हैं, हनी इज़ यूज्ड फॉर बर्न्स, यानी अगर आपके हाथ पे या पैर पे कहीं पे भी जल जाता है, कुछ कहीं से भी क्या हो, जल जाती है हमारी स्किन, तो हम क्या करते हैं, हनी को, शहद को उस पार्ट पे जहाँ पर हमारा पार्ट जल चुका है वहाँ अप्लाई कर देते हैं, लगा देते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। क्योंकि हनी क्या करती है, हनी वो जो पार्ट जहाँ पे जल चुका है, जैसे ही हम हनी अप्लाई करते हैं वो पूरा उस पार्ट को ठंडा कर देती है। हमें क्या महसूस होता है, कूल महसूस होता है, काम महसूस होता है, हमें ठंडा महसूस होता है। इसीलिए हम हनी को क्या करते हैं, बर्न्स के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हनी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हनी बेच के अनीता कुशवाहा जैसे लोग अपने रोज़ के लिए क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं, और हम हनी लेकर उसे एज अ जैम खाते हैं, मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं, और बर्न्स में भी हम इसको अप्लाई कर देते हैं, तो हमें बहुत आराम मिलता है। तो हनी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अनीता एंड द हनी बीज का लास्ट पार्ट जो कि किसके बारे में है, जो कि एक बीहाइव के बारे में है। व्हाट इज अ बीहाइव, बीहाइव के बारे में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि मधुमक्खी जिसमें रहती है अपना घर बना के, जिसे हम कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता, उसको हम कहते हैं बीहाइव। तो हम पढ़ेंगे कि बीहाइव क्या होता है और बीहाइव में कौन कौन सी मधुमक्खियां यानी हनी बीज रहती हैं। फिर हम पढ़ेंगे एंट्स के बारे में। एंट्स के बारे में क्यों, क्योंकि जैसे मधुमक्खी अपने नेस्ट में, अपने मधुमक्खी के छत्ते में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, वैसे ही एंट्स भी क्या करती हैं, अपने घर में एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करती हैं वो हम देखेंगे एंट्स में। फिर हम देखेंगे और कौन से एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं जो कि ग्रुप में काम करते हैं, यानी कि एक टीम बना के काम करते हैं। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन विद द बीहाइव। बीहाइव है क्या? अ बीहाइव इज अ स्ट्रक्चर, ये एक बनावट है, इन विच बीज आर केप्ट, जिसमें क्या करते हैं, एक बीहाइव में मधुमक्खियों को रखते हैं, मधुमक्खियां इसमें रहती हैं। ये आपने कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा, इसे ही कहते हैं बीहाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता। तो मधुमक्खी के छत्ते में कौन होते हैं, बहुत सारे हनी बीज रहते हैं।
designed so that the beekeeper can collect the honey that they produce। और ये हनी बीज इतने ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ये अपने हनी बी का जो बीहाइव यानी जो घर होता है उसे इस तरीके से बनाते हैं कि ये अपना शहद अच्छे से उसमें कलेक्ट कर सके। इनका बीहाइव कैसा होता है, अंदर से ऐसा होता है। तो जब हम मधुमक्खी के छत्ते को अंदर से देखें तो हमें ये ऐसा दिखाई देगा। ऐसे शेप से जुड़ के क्या बना होता है, मधुमक्खी का छत्ता बना होता है जो ये मधुमक्खियाँ खुद बनाती है। और इसमें वो क्या करती हैं, इसमें वो हनी फिल कर देती हैं, शहद भर देती हैं। और जितने भी बी कीपर्स होते हैं उनको बहुत आसानी से इन जो बीहाइव के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से शहद कलेक्ट करने में बहुत इजी होता है, आसान होता है। तो हमसे कोई पूछेगा कि बीहाइव क्या है तो हम क्या बोलेंगे, बीहाइव एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी बनावट है जिसमें मधुमक्खियाँ रहती हैं और उन्होंने उसे ऐसे तरीके से बनाया होता है ताकि जो बी कीपर्स हैं, जो मधुमक्खियों का ध्यान रखे शहद निकालते हैं, उनको शहद कलेक्ट करने में, हनी कलेक्ट करने में बहुत आसानी हो, उनके लिए वो इजी हो। बीहाइव में कौन होता है? एवरी बीहाइव हैज वन क्वीन बी दैट लेज एग्स। हमने क्या देखा था कि हनी बीज क्या करती है, अंडे देती है। कब कब देती है अंडे, जल्दी से याद कीजिए। यस, हनी बीज देती हैं अक्टूबर से लेके दिसंबर तक के मंथ्स में अंडे यानी कि एग्स। और ये अंडे कौन देता है? क्या सारी हनी बीज देती है अंडे? नो, हर बीहाइव में, हर मधुमक्खी के छत्ते में एक क्वीन बी यानी सारी बीज की एक रानी होती है, एक क्वीन होती है और वो ही सिर्फ क्या देती है, अंडे देती है। तो जो क्वीन बी होती है वो क्या करती है, वो एग्स देती है, वो अंडे देती है। ठीक है, तो अगर हमें पहचानना हो कि बी हाइव में क्वीन बी कौन सी है तो इतनी सारी बीज में से जो सबसे बड़ी यानी जो लेंथ में सबसे बड़ी बी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, क्वीन बी। यानी कि उस बीज में से जो उनकी रानी है, जो अंडे दे रही है वो। तो हमें क्या पता चला कि हर बीहाइव में सिर्फ एक क्वीन बी होती है। उसके अलावा कौन होते हैं? देयर आर ओनली फ्यू मेल्स। और बीहाइव में सिर्फ कुछ ही मेल बीज यानी कि जो लड़के होते हैं, जो मेल्स होते हैं बीज, वो सिर्फ कुछ ही होते हैं। देयर आर वेरी फ्यू ऑफ द मेल बीज। तो अगर इतनी सारी मधुमक्खियां हैं एक बीहाइव में तो उसमें से सिर्फ एक होती है जो होती है क्वीन बी यानी कि बीज की रानी। और बाकी जो होती है बीज उनमें से थोड़ी सी बीज क्या होती है, मेल बीज होती हैं, जो हम यहाँ देख सकते हैं। ये सारी क्या है, मेल बीज। इन मेल बीज को हम कहते हैं ड्रोन्स। हम इन्हें क्या कहते हैं, ड्रोन्स। जैसे हम सबका कुछ ना कुछ नाम होता है वैसे ही हम बीहाइव में प्रेजेंट जितनी भी मेल बीज होती हैं उनको ड्रोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रोन्स कहते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि जितनी भी हनी बीज हैं उनमें से एक होती है क्वीन बी और कुछ होती है मेल बीज। और जो बाकी बीज होती हैं वो कौन सी होती हैं, मोस्ट ऑफ द बीज आर वर्कर बीज। तो जो बाकी की बीज जो होती हैं बची हुई उन्हें हम कहते हैं वर्कर बीज। वर्कर क्यों? क्योंकि पूरे छत्ते का जो भी काम है वो कौन देखता है, वो ये वर्कर बीज देखती हैं। और ये क्या होती हैं, ये सब फीमेल होती हैं। ये सब क्या होती हैं, ये फीमेल होती हैं। तो जितनी भी बीज आपको दिखेंगी काम करते हुए यानी छत्ते बनाने का काम, नेक्टर लेके आने का काम, हनी बनाने का काम, वो कौन करते हैं, वो सब वर्कर बीज करती हैं। और ये क्या होती हैं, ये सारी फीमेल बीज होती हैं। तो हमें क्या पता चला, एक बी हाइव में एक होती है क्वीन बी, कुछ होते हैं, फ्यू होती हैं मेल बीज, और जो बाकी इतनी सारी बीज होती हैं मोस्ट यानी ज्यादा क्या होती हैं, वर्कर बीज। और इन मेल बीज को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ड्रोन्स। ठीक है बच्चों, तो इतना हमें क्लियर है कि बीहाइव में कौन कौन सी बीज होती हैं।
अब वर्कर बीज का काम क्या है? दीज बीज वर्क ऑल डे, क्योंकि ये बीज पूरा टाइम काम करती हैं, ये वर्क करती हैं, इसीलिए हमने इन्हें क्या कह दिया है? वर्कर बीज। इन्हें हम इसीलिए वर्कर बीज कहते हैं। दे मेक देयर हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। ये क्या करती हैं? जो मधुमक्खी का घर है, जो बीहाइव है, उसे बनाने का काम किसका है? सारी वर्कर बीज का। यानी कि क्वीन बी और जो मेल बीज होती हैं वो कभी भी बीहाइव नहीं बनाती, उसे बनाने का काम जो है वो सारी वर्कर बीज का है। और क्या करती हैं ये? और जो अंडे दिए हैं क्वीन बी ने, उन अंडों में से क्या आएंगी? छोटी छोटी बेबी बीज। उन बेबी बीज का ध्यान कौन रखता है? उन बेबी बीज का ध्यान भी ये वर्कर बीज रखती हैं। तो हमें क्लियर हो गया है कि एक बीहाइव में होती है क्वीन, वर्कर और ड्रोन। क्वीन होती है 1, वर्कर होते हैं सबसे ज्यादा, मोस्ट ऑफ द बीज आर वर्कर बीज, और कुछ यानी फ्यू क्या होते हैं? मेल बीज, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ड्रोन। और हम देख के कैसे पहचानते हैं कि क्वीन बी जो है वो सबसे बड़ी होती है? पूरी बीज में जो लेंथ में सबसे बड़ी बी होगी वो कौन होगी? क्वीन बी। और फिर उनसे जो थोड़े बड़े होते हैं वो होते हैं ड्रोन्स यानी मेल बीज। और सबसे छोटी बीज कौन सी होती हैं? हमारी वर्कर बीज, जो पूरा काम करती हैं बीहाइव का। अब दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। कौन? वर्कर बीज। वर्कर बीज के बारे में हमने ये देख लिया कि ये बीहाइव बनाती हैं, छत्ते बनाने का काम करती हैं। बेबी बीज की केयर कौन करता है? बेबी बीज का ध्यान कौन रखता है? वो भी ये वर्कर बीज रखती है। और इसके अलावा पूरे ऑर्चिड में यानी कि जो बगीचा होता है उसमें घूम घूम के नेक्टर लाने का काम भी किसका होता है? एक वर्कर बी का। जितनी भी वर्कर बीज होती हैं बीहाइव में वो जाती हैं उड़कर और पूरे बगीचे में जहां उनको नेक्टर दिखता है वो नेक्टर ढूंढने का काम किसका है? इन वर्कर बीज का। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी। ये नेक्टर कहाँ से लेंगी? नेक्टर किस में होता है? मैंने आपको बताया था फ्लावर्स में। फ्लावर्स बनाते हैं नेक्टर। तो ये नेक्टर कहाँ से लाती हैं? फ्लावर्स से लाती हैं ताकि ये हनी बना सके। यानी हनी बनाने का काम भी किसका हुआ? वर्कर बीज का। नेक्टर क्या है? नेक्टर इज अ शुगर रिच लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। हम ये देख चुके हैं कि नेक्टर जो है वो एक शुगरी यानी मीठा सा लिक्विड होता है जो कौन बनाता है? ये प्लांट्स बनाते हैं। और इस नेक्टर को कलेक्ट करने का काम भी किसका होता है? एक वर्कर बी का। तो वर्कर बी के सारे काम हमको समझ आ गए हैं कि वर्कर बीज जो हैं वो बीहाइव बनाती हैं, बेबी बीज का ध्यान रखती हैं, नेक्टर कलेक्ट करने का काम भी वर्कर बीज का है, और जो हनी बनता है उस हनी को बनाने का काम भी किसका है? वर्कर बीज का। तो सारे काम कौन करता है? वर्कर बीज। इसीलिए इनका नाम हमने क्या रख दिया है? वर्कर बीज, यानी वर्क करने वाली बीज। अब हमें ये देखेंगे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कि क्या सारी जितनी भी बीहाइव की जो वर्कर बीज हैं वो क्या करती है? वो उड़ के जाती हैं और पता करती है कि कौन से फ्लावर में क्या है? नेक्टर है। तो बाकी बीज को वो कैसे बताएंगी? बोल तो सकती नहीं है, तो वो क्या करती हैं? वो एक स्पेशल टाइप का डांस करती हैं। वो हम पढ़ते हैं। When one bee finds flowers with nectar, जैसे ही एक मधुमक्खी को ये पता चलता है कि कौन से फूल में नेक्टर है, it does a special kind of dance। वो क्या करती है? एक स्पेशल टाइप का डांस करती है by which the other bees can know where the nectar is। उस डांस से जो बाकी की वर्कर बीज होती हैं उन्हें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली इस बी ने कौन से फ्लावर में नेक्टर देखा है। और इस डांस को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं वैगल डांस। क्या कहते हैं हम इसको? वैगल डांस। वैगल डांस क्या है? इट इज अ स्पेशल फिगर ऑफ 8 डांस। यानी कि जो ये वर्कर बी है जिसे पता चला है कि इस फूल में क्या है? नेक्टर है, वो क्या करती है? एक स्पेशल टाइप ऑफ डांस करती है जिसे हम कहते हैं वैगल डांस। और ये वैगल डांस क्या है? वैगल डांस होता है एक स्पेशल 8 शेप का डांस। यानी कि वो ऐसा डांस करती है जिससे एक 8 का शेप बने। जो हमारा डिजिट 8 होता है, नंबर 8 होता है, उस 8 के शेप में ये क्या करती है? डांस करती है। ये ऐसे डांस करेगी कि क्या बनेगा?
8 बनेगा। और इसे हम क्या कहते हैं, वैगल डांस। जिस डांस से क्या होता है, इस डांस के थ्रू वर्कर बी बाकी बीज को जाके बताती है कि कौन से फ्लावर में नेक्टर है। बाय दिस अ वर्कर टेल्स द अदर्स वेयर इट हैज फाउंड द नेक्टर। अब ये कैसे करती है, ये क्या करेगी, अपने बिहाइव, ये इसका बिहाइव है यानी कि छत्ता है जहां पे बाकी की बीज बैठी हुई हैं, बाकी की वर्कर बीज, क्वीन बी और मेल बीज बैठी हैं। अब ये कैसे बताएगी कि इस बिहाइव से जो इसका छत्ता है वहां से जो फूल है, जो फ्लावर है जिसमें नेक्टर मिला है इस बी को, वो किधर है, कैसे उन बीज को वहां तक पहुंचना है। तो ये क्या करती हैं, ये बिहाइव से जहां ऊपर सूरज है वहां से सीधा खड़ी होती हैं अपने छत्ते में, और जहां फूल है वहां सीधी लाइन में क्या करती हैं, डांस करती हैं ऐसे घूम घूम के। और ये पूरा 8 घूम घूम के डांस करती हैं। और हमें पता चलता है कि इस लाइन में हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, वो फ्लावर मिलेगा जिसमें इस बी को नेक्टर मिला है। और ये कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी दूरी पे है, वो ये लोग टाइम कैलकुलेट करके भी पता कर लेते हैं कि ये जितनी देर में यूं 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 करेगी उतनी देर में इनको वहां पर जाके नेक्टर मिलेगा, उतनी दूरी पे नेक्टर वाला फ्लावर प्रेजेंट है। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है बच्चों कि हनी बीज बोल नहीं सकती तो वो क्या करती हैं, वो डांस करके बाकी बीज को बताती हैं कि मुझे एक फ्लावर मिल गया है जहां पे बहुत सारा नेक्टर प्रेजेंट है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। हमने देखा कि हाइव में, बिहाइव में सबसे ज्यादा काम कौन करती हैं, वर्कर बीज। तो वर्कर बीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बिहाइव में। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नीदर लाइफ नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। वो क्या बोल रही हैं, अगर वर्कर बीज ही नहीं होंगी तो हाइव ही नहीं होगा, मधुमक्खी का छत्ता बनेगा ही नहीं, और कोई नेक्टर भी कलेक्ट नहीं हो पाएगा, कोई भी नेक्टर ला ही नहीं पाएगी, और नेक्टर ही नहीं आएगा तो हनी भी नहीं बनेगा। तो हनी बीज का जो पूरा इंपॉर्टेंट काम है वो कौन करता है, वो ये वर्कर बीज करती हैं। तो वर्कर बीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे बीहाइव के लिए। All bees in the hive would go hungry. The male bees have no special role as workers. और ये नेक्टर ही क्या होता है, ये इनका खाना होता है। तो हनी बीज में से अगर वर्कर बीज होंगी ही नहीं तो बाकी की बीज क्या होंगी, भूखी रह जाएंगी, हंग्री रह जाएंगी, क्योंकि उनके लिए खाना लाने का काम वर्कर बीज का है, और वही नहीं होंगी तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। और जो मेल बीज होती है उनका क्या काम होता है, उनका कोई स्पेशल काम नहीं होता, वो सिर्फ बैठ के आराम करते हैं, उनका बिहाइव में कोई भी काम नहीं होता। क्वीन भी देती है अंडे, वर्कर बीज सारे काम करती है और मेल बीज कुछ नहीं करते। तो हमें क्लियर हो गया कि बीहाइव में कौन कौन से बीज होते हैं और उनका काम क्या क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे एंट्स के बारे में। तो एंट्स भी हनी बीज की तरह एक ग्रुप में रहकर, एक टीम में रहकर सारा काम करती हैं। एंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। तो हनी बीज की तरह एंट्स भी पूरे ग्रुप में मिलके काम करती हैं। द क्वीन एंट लेज द एग्स। जैसे क्वीन बी जो है वो अंडे दे रही थी, तो एंट्स में भी जो क्वीन एंट होती है, जो सबसे बड़ी चींटी होती है, वो क्या करती है, वो अंडे देती है। क्वीन बी का काम होता है अंडे देना, इट लेज एग्स। तो हमें क्लियर हो गया, जैसे हनी बीज में जो क्वीन बी होती है वो अंडे देती है, उसी तरीके से जो क्वीन एंट होती है वो भी क्या देती है, अंडे देती हैं। और ये भी क्या करते हैं, ग्रुप में काम। आपने हमेशा देखा होगा कि चींटियां जो हैं वो एक लाइन में ही अपना काम करते हुए जाती हैं। तो इनका भी क्या होता है, ग्रुप में काम होता है, ये एक साथ काम करते हैं। फिर क्वीन एंट के अलावा और 2 टाइप की एंट्स होती हैं ग्रुप में। दूसरी कौन सी होती है, एक सोल्जर एंट्स। सोल्जर कौन होते हैं, सोल्जर होते हैं जो हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, हमारी पूरी कंट्री की रक्षा करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सोल्जर एंट्स भी अपने घर की रक्षा करते हैं, वो अपने नेस्ट को गार्ड करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। यानी कि अगर एंट का ये क्या है, पूरा घर है जिसे हम क्या कहते हैं, नेस्ट,
तो इसका ध्यान रखने के लिए उस नेस्ट के बाहर हमेशा आपको एक चींटी दिखेगी। वही चींटी कौन होती है? एक सोल्जर एंट, जो अपने घर का ध्यान रखती है, जो अपने नेस्ट को गार्ड करती है। फिर कौन से एंट्स बचते हैं? वर्कर एंट्स। और वर्कर एंट्स क्या करेंगे? जैसे वर्कर बीज पूरे काम कर रही थी, वैसे वर्कर एंट्स भी सारे काम करेंगे। वर्कर एंट्स हमेशा बिजी होते हैं खाना ढूंढने में। दे आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट। वर्कर बीज क्या करते हैं? वो हमेशा वर्कर एंट्स क्या करते हैं? वो हमेशा खाना ढूंढते हैं और जैसे ही उन्हें खाना मिलता है वो अपने नेस्ट तक लेके आते हैं। तो एंट्स में भी क्वीन एंट का काम अंडे देना है, वर्कर एंट का काम खाना ढूंढ के अपने नेस्ट तक लाना है, और सोल्जर एंट का काम क्या है? अपने नेस्ट का ध्यान रखना, उसे गार्ड करना। अब और कौन से एनिमल्स हैं जो एक साथ ग्रुप में काम करते हैं? हमने क्या देखा? क्वीन जो है वो ग्रुप में काम करती है, वैसे ही एंट्स, चींटियां भी ग्रुप में काम करती हैं। और कौन से दो इंसेक्ट्स हैं जो एक टीम में, एक ग्रुप में काम करते हैं? टर्माइट्स एंड वैस्प्स। टर्माइट कौन होते हैं? ये होते हैं टर्माइट, जिससे हम दीमक भी कहते हैं। दीमक मतलब ये ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो वुड खाते हैं, जो लकड़ी खाते हैं। क्या खा रहे हैं ये यहाँ पर? वुड यानी लकड़ी। तो जो टर्माइट्स होते हैं वो भी एक ग्रुप में, एक टीम में मिलके काम करते हैं। वैसे ही वैस्प जो होता है वो भी एक ऐसा इंसेक्ट है जो क्या करता है? एक टीम में काम करता है, वो भी एक ग्रुप में काम करता है। तो हमें 4 इंसेक्ट्स पता चल गए जो एक टीम में, ग्रुप में काम करते हैं। क्वीन, दिस इज बी, बीज, एंड्स, टर्माइट्स एंड वैस्प। तो ये 4 इंसेक्ट्स हैं जो क्या करते हैं? ग्रुप में मिलके काम करते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है, हैव यू एवर सीन वेयर एंट्स लिव? हमने चींटियां जरूर देखी हैं। क्या आपको कभी पता है कि आपने चींटियों को कहाँ कहाँ पे देखा है, वो कहाँ कहाँ रहती हैं? तो एंट्स जो है वो हमेशा एक ग्रुप में रहती हैं। हमने अभी देखा कि एंट्स जो है एक ग्रुप बनाकर उसमें रहती हैं। और एंट्स कहाँ कहाँ मिलती हैं? वो अपने नेस्ट या तो ग्राउंड में, धरती में, आप देखेंगे कभी मिट्टी में से भी बहुत सारी चींटियां निकल रही होती हैं, तो वो ग्राउंड में उन्होंने क्या किया होता है? उन्होंने अपना घर, अपना नेस्ट बनाया होता है, तो वो ग्राउंड में रहती हैं। उन्हें हम ट्रीज में देखते हैं। इन ट्रीज, ये देखिए जैसे यहाँ पर लीव्स है, ऐसी ही ट्री के इधर पे भी क्या करती हैं? वो अपना घर बना लेती हैं। तो एंट्स जो है वो ट्रीज में घर बना लेती हैं। अंडरग्राउंड यानी कि धरती के नीचे, जब बहुत सारी, हमने देखा होगा कि हमारे घर में भी जैसे कुछ गड्ढा टाइप हो जाता है नीचे ग्राउंड में, तो उसमें से क्या निकलती हैं? बहुत सारी चींटियां। क्यों? क्योंकि उनने अंडरग्राउंड, ग्राउंड के नीचे अपना घर बनाया होता है। इन वॉल्स, कुछ चींटियां दीवारों में अपना घर बना के रहती हैं। ये देखिए, तो आपने जरूर देखा होगा आपके घर में दीवारों में से ही आपको चींटियां नजर आती हैं। और इवन इनसाइड स्पेशल एंट प्लांट्स, और कुछ एंट्स के स्पेशल फेवरेट ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो उसी में आपको दिखेंगी। तो एंट्स जो है वो बहुत जगहों पे अपना घर बना के रहती हैं और वो एक ग्रुप में काम करती हैं। What kind of eatables attract ants? अगर आपको ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी खाने की चीजें हैं जिसपे चींटी जो है वो देखते सी आ जाती है, तो आप सब कहेंगे कुछ भी मीठा हो या खाने की कोई भी चीज आप रख दो तो चींटियां उनको देखकर उन्हें उठाने के लिए आ जाती हैं। तो हम बोल सकते हैं एंट्स आर अट्रैक्टेड टू स्वीट थिंग्स लाइक शुगर। मीठी चीजें, फॉर एग्जाम्पल शक्कर को जैसे ही चींटियां देखती हैं वो उसे उठाने के लिए आ जाती हैं। तो एंट्स जो है वो मीठी चीजों से अट्रैक्ट होती हैं। दूसरा, डेड इंसेक्ट्स, यानी कि एंट्स क्या करती हैं? जो मरे हुए कीड़े होते हैं, जो इंसेक्ट्स डेड हैं, उसके पास भी अट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर आपके घर में आपने देखा हो कि कभी कोई भी कीड़ा, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो यानी मच्छर भी मरा पड़ा रहता है, तो क्या करती हैं? चींटियां आती हैं और उसको घेर लेती हैं और उसको उठा के अपने नेस्ट तक ले जाती हैं, क्योंकि ये उनका खाना होता है। तो ये क्या करती हैं? डेड इंसेक्ट्स को भी
अट्रैक्ट हो जाती हैं और उनको अपने साथ ले जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, फूड ग्रेन्स। अब खाने का कुछ भी टुकड़ा रख दो आप, ब्रेड रख दो, रोटी रख दो, चावल का टुकड़ा रख दो, कुछ भी रख दो, चींटियां क्या करती हैं, उस पर अट्रैक्ट हो जाती हैं और उसको अपने साथ ले जाती हैं। तो अगर फूड ग्रेन भी होता है तो चींटियां अपने साथ उनको ले जाती हैं, उनसे अट्रैक्ट होती हैं। फिर लुक एट अ लाइन ऑफ एंट्स, व्हाट इज इट्स कलर। आपने कभी भी चींटियों की लाइन देखी होगी, वो एक लाइन में जाती हैं, तो वो कौन से कलर की होती हैं, तो या तो हमने देखा होगा चींटी रेड कलर की होती है या फिर ब्लैक कलर की होती है। तो हमने क्या देखी है, दो कलर्स की एंट्स देखी हैं, दे आर ऑफ ब्लैक और रेड कलर। फिर हैव यू बीन बाइटन बाय एन एंट, व्हाट वाज द एंट लाइक, ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल। हमसे पूछा जा रहा है कि आपको कभी चींटी ने काटा है, और अगर काटा है तो वो चींटी कौन से कलर की थी और वो छोटी थी कि बड़ी थी। तो हम बता देंगे, अगर आपको चींटी ने काटा है तो आप लिखोगे यस आई हैव बीन बिटन बाय अ एंट, इट वॉज, हम आगे जो भी है वो बताएंगे। अगर आपको चींटी ने नहीं काटा तो आप लिखेंगे नो आई हैव नॉट बीन बिटन बाय अ एंट। और अगर आपको चींटी ने काटा है तो आप उसका कलर बताएंगे कि वो रेड थी कि ब्लैक, और वो छोटी थी कि बड़ी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक बिग रेड एंट ने काटा है तो आप बोलेंगे इट वॉज अ बिग रेड एंट, यानी वो बड़ी लाल चींटी थी जिसने मुझे काटा था। फिर डू एंट्स एवर कम नियर यू व्हेन, क्या एंट्स जैसे खाने के दानों के पास आती हैं, क्या आपके पास भी आ जाती हैं? तो आप क्या बता सकते हैं, यस एंट्स कम नियर मी व्हेन देयर इज एनी ईटेबल लाइक शुगर और फूड ग्रेन लाइंग अराउंड मी, कि हाँ चींटियां मेरे पास भी आती हैं, कब, जब मेरे आसपास कुछ खाने की चीज़ गिरी हो, जैसे शक्कर या आपका खाना, आपके आसपास अगर कोई खाने की चीज़ गिरी होगी तो ही चींटियां क्या होती हैं, उसको देख के आपके पास आती है, नहीं तो ऐसे चींटियां आपके पास नहीं आती। फिर लुक केयरफुली एट सम बिग एंड स्मॉल एंट्स। अब आप क्या करोगे, आप एक बड़ी और छोटी चींटी को ध्यान से देखोगे और ये बताओगे हाउ मेनी लेग्स डज एन एंट हैव, एक चींटी के कितने पैर होते हैं। तो चींटी चाहे बड़ी हो या छोटी हो, सारी चींटियों के कितने पैर होते हैं, 6 लेग्स होते हैं, 6 पैर होते हैं। तो बड़ी चींटी हो या छोटी चींटी हो, उनके हमेशा एंट्स के लेग्स कितने होते हैं, 6 लेग्स। तो बिग एंट भी होगी तो 6 लेग्स, स्मॉल एंट भी होगी तो 6 लेग्स। The worksheet of chapter 5 which is Anita and the honeybees. So आप ये चैप्टर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, ऑलरेडी इन चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें लर्न कर चुके हो, काफ़ी कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कर चुके हो। बट नाउ वी आर गोइंग टू डू दी वर्कशीट। अब वर्कशीट में क्या होता है, वर्कशीट में you will recall the whole chapter which you have studied earlier। अब हम पूरे चैप्टर को इन क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस के थ्रू क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे वापस से पूरे चैप्टर को, राइट। सो हम इन चैप्टर्स को रिकॉल करेंगे, बट सारी एक्सरसाइज आप करेंगे और मेरे साथ सारे आंसर्स को मैच करेंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट ऑफ चैप्टर 5 विच इज Anita and the honeybee। So first exercise is filling the blanks with the correct words। So what you have to do here, आपको यहाँ पे फिलअप्स को रीड करना है, जो आपको लगे, आप लोग ऑलरेडी चैप्टर स्टडी कर चुके हो, तो जो भी आपको करेक्ट यहाँ पे लगे वर्ड टू फिल, तो आपको यहाँ पे फिल करना है, राइट। सो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे पॉज करो इसको एंड ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। हाँ, कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन हो, यू कैन मैच योर आंसर्स विद माय आंसर्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स इज every child has a right to dash, right to dash education up to class 8। तो हर children का क्या right to dash education up to class 8 क्या होता है, right to take। so here it comes right to take education up to class 8। आपको क्या अलाउड है कि एजुकेशन कहाँ तक लेने का, up to class 8, up to class 8 तक। तो यहाँ आप फिलअप में लिखोगे TAKE टेक। नेक्स्ट फिलअप रीड करते हैं। नेक्स्ट इज अनीता स्टार्टेड डैश यंगर चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 6। तो अनीता ने क्या करना स्टार्ट किया था, चिल्ड्रन को ऑफ क्लास 6 के चिल्ड्रन को क्या करना स्टार्ट किया था। सो अनीता स्टार्टेड
टीचिंग, अनीता ने क्या स्टार्ट की थी? अनीता ने टीचिंग स्टार्टेड की थी, अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए अनीता ने टीचिंग स्टार्ट की थी, राइट। नेक्स्ट, हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू, हनी बीज किससे अट्रैक्टेड रहती हैं? तो हनी बीज अट्रैक्टेड रहती हैं टू द फ्लावर्स, FLOWERS, टू द फ्लावर्स, FLOWERS, ओके। नेक्स्ट, अनीता's कॉलेज वॉज डैश फ्रॉम हर विलेज, अनीता का कॉलेज विलेज से कितनी दूरी पे था? तो उसका कॉलेज था 5 किलोमीटर्स, कितना था? 5 किलोमीटर्स, राइट। सो वी आर डन विद द फिलिंग द ब्लैंक्स, हमने सारे जो फिलअप्स हैं वो हमने फिल कर लिए हैं, ओके। सो दिस इज इट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओके। Next exercise is T for true and F for false. So what you have to do, you have to write T when the sentence is correct. When you think the sentence is right, the sentence is correct, so you have to write T for true. And when you think that the sentence is wrong, so what you have to write? F for false. So आपको यहाँ पे pause करना है and try to do exercise by yourself and then match your answers with my answers, right? So first sentences, Anita's parents like the idea of girls going to school. अनीता के जो पेरेंट्स थे क्या वो पसंद करते थे अनीता का स्कूल जाना? So here you can write, is it the sentence is right or wrong? So it's a sentence wrong, क्योंकि अनीता के पेरेंट्स तो पसंद नहीं करते थे कि लड़कियां स्कूल जाएं, लड़कियां पढ़ें. So यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? F for false, क्योंकि sentence wrong है, right? Next, अनीता लर्न टू ड्राइव अ मोटरसाइकिल सीक्रेटली. अनीता छुपके छुपके सीक्रेटली मोटरसाइकिल को रन करना, चलाना सीख रही थी. तो इज द सेंटेंस राइट? तो सेंटेंस इज राइट कि हाँ वो छुपके छुपके सीक्रेटली किसी को बिना बताए मोटरसाइकिल सीख रही थी. तो हियर वी विल राइट टी फॉर ट्रू, राइट. नेक्स्ट, अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ टीचर. अनीता एक टीचर बनना चाहती थी. तो अनीता एक टीचर बनना नहीं चाहती थी, बट शी बिकम अ टीचर फॉर टीचिंग और फॉर अर्निंग मनी. वो एक टीचिंग करने लगी, बट वो ऐसे टीचर बनना नहीं चाहती थी. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. सो यू कैन राइट एफ फॉर फॉल्स हियर, ओके. नेक्स्ट इज अनीता वांटेड टू हेल्प द विलेज पीपल टू गेट द राइट प्राइस फॉर द हनी. सो अनीता क्या चाहती थी कि जो हम हनी का काम करते हैं उनको राइट प्राइस मिले हनी का. इसके लिए जो अनीता थी वो वर्क कर रही थी और वो विलेज के लोगों की हेल्प करना चाहती थी. इज द सेंटेंस राइट? यस, द सेंटेंस इज राइट. तो हियर वी राइट टी फॉर ट्रू. नेक्स्ट, अनीता हैज 4 बॉक्सेस ऑफ बी कीपिंग. क्या उसके पास 4 बॉक्सेस थे? नहीं, अनीता के पास तो 20 बॉक्सेस ऑफ बी कीपिंग थे. तो द सेंटेंस इज एफ फॉर फॉल्स. Okay, so here we are also done with the true for T for true and F for false, right? Okay, now move to the next exercise. Next is answer the following questions. So here are some question and answers जो हम फटाफट से डिस्कस करेंगे, right? Question number 1. Question number 1 is who explained the importance of studies to Anita's parents? अनीता के जो पेरेंट थे वो अंडरस्टैंड नहीं करवा रहे थे कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन अनीता के लिए. तो किसने उन्हें समझाया था? जो टीचर थी अनीता की, उनने समझाया था. सो आंसर इज अनीता's टीचर्स एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज टू अनीता's पेरेंट्स. अनीता's टीचर एक्सप्लेन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज टू अनीता's पेरेंट्स. अनीता के टीचर ने एक्सप्लेन किया था, राइट? ओके. Next is why did Anita want to become a wholesaler? Wholesaler of honey. Wholesaler of honey. अनीता क्यों बनना चाहती थी? कि वो हनी को wholesale means कि वो ज़्यादा सामान रख के हनी को कम प्राइजेस में सेल कर सके. ऐसा क्यों करना चाहती थी वो? जिससे कि विलेज के लोगों को करेक्ट प्राइस मिले हनी का, जो वो डिजर्व करते उतना प्राइस उनको मिले. सो आंसर इज Anita wanted to help the village people to get the right price for their honey. अनीता ये इसलिए करती थी जिससे वो चाहती थी कि विलेज के लोगों को सही प्राइस मिले हनी का, इसलिए उसने ये काम किया, राइट? ओके. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What happened when Anita learned driving motorcycle? जब वो मोटरसाइकिल लर्न कर रही थी चलाना तब क्या क्या हुआ था? वो काफ़ी टाइम्स गिरी थी, काफ़ी उसको चोट भी लगी थी, हर्ट भी हुई थी, बट शी वॉज वेरी हैप्पी कि उसने कुछ नया सीखा. So answer is she fell down and get hurt many times, but she is happy. She fell down and get hurt many times, but she is happy. वो गिरी, उसे चोट भी लगी, but वो कुछ नया सीखा तो she is very happy. Right? Okay. Now next question is, how are worker bees important to beehive? कैसे वर्कर बीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी? तो वर्कर बीज क्या करती थी? वर्कर बीज जो थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं क्योंकि वो फुल टाइम वर्क करती हैं. क्या वर्क करती हैं कि वो जो हाइव होता है वो मेक द हाइव, वो हाइव को बनाती हैं एंड वो फ्लावर्स की सर्च में भी, जिससे उनको नेक्टर मिल सके, द जूस ऑफ द फ्लावर्स वो मिल सके, वो उसके सर्च में भी फुल डे फ्लाई करती हैं. सो वर्कर बीज जो होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. तो आंसर इज worker bee important to beehive use because they make the hive, they fly around in search of the flowers of the nectar. So वो hive बनाती हैं और flowers की search में full day fly भी करती हैं, full day work करती हैं वो. Right? So worker bees are very important. All the question answers are related, directly related to your chapter जो आपने study किया है. Right? Okay. Now move to next. ओके, सो राइटिंग इज फन में एक और एक्सरसाइज है जिसमें आपको क्या करना है, राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग बीज इन द बीहिव. तो आपको कुछ बीज यहाँ दिए हैं, उनके फंक्शंस लिखने हैं. लाइक सबसे पहले क्वीन बीज. सो क्वीन बीज क्या करते हैं? क्वीन बीज करती हैं, क्वीन बीज ले एग्स, वो एग्स को ले करती हैं, मतलब न्यू बीज को बर्थ देती हैं. तो क्वीन बीज जो होती हैं एग्स को ले करती हैं. आई एम नॉट गोइंग टू राइट हेयर, यू विल राइट हेयर. मैं सिर्फ आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या क्या बीज क्या क्या वर्क करती हैं. हम ऑलरेडी चैप्टर में आप ये स्टडी कर चुके हो, फिर भी आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर टाइम एंड यू हैव टू राइट अबाउट ऑल द बीज. इज दैट क्लियर? ओके. फिर नेक्स्ट होती हैं वर्कर बी. वर्कर बी कैसे हेल्प करती है? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में वर्कर बी के बारे में सब कुछ डिस्कस किया कि वर्कर बी क्या करती हैं. वर्कर बी फुल डे वर्क करती हैं. वर्कर बी वर्क्स फॉर होल डे. फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट थिंग इज वर्कर बी make the hive, and next thing is worker bee fly all around in search of the flowers of nectar. Okay, worker bees fly all around in search of a flower of the nectar, and this is the most important bees क्योंकि ये full day work करती हैं. Next आती हैं male bees. Male bees have no special function. तो male bees have no special function. male bees का कोई special function नहीं होता है. तो this is all about all the bees, queen bees, worker bees and male bees. Is that clear? Okay, good. Now next what you have to do? Now the fun activity comes. What you have to do in the fun activity? Draw and color a bee. तो आपको पिक्चर बनानी है एंड कलर करना है इसकी, और अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में उसकी पिक्चर ड्रॉ कीजिए और कलर कीजिए टुडे इटसेल्फ. ओके ओके. Then next what you have to do? Next is ask your parents. It is again a fun activity, so you can ask your parents कि द ब्रांड ऑफ हनी, आपके घर में जो भी हनी आता है उसका ब्रांड क्या है, क्या वो डाबर का है या कोई और उस पतंजलि का है. इस तरह से जो भी उसकी ब्रांड है वो आपको पूछनी है. नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ हनी. आप डिफरेंट ब्रांड्स की, डाबर का हनी कितने का आता है, पतंजलि का हनी कितने का आता है, उनकी कॉस्ट भी यहाँ लिखनी है. यूजेस ऑफ हनी, हनी के क्या क्या यूज़ होते हैं, काफ़ी सारे यूज़ होते हैं हनी के. हनी मेक यू हेल्दी, अगर आप बहुत वीक हो तो आप हनी अगर इनटेक करते हो तो आप बहुत हेल्दी हो जाओगे. और भी बहुत सारे यूजेस हैं हनी के जो हम कर सकते हैं. ओके, वो आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हेल्दी बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है. तो हनी के भी ढेर सारे यूजेस हैं. ओके, सो ये जो चीज़ें हैं ये आपको किससे पूछ रही हैं? अपने पेरेंट्स से. ब्रांड ऑफ हनी, कॉस्ट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ हनी एंड यूजेस ऑफ हनी. ओके ओके. देन नेक्स्ट,
So this is it. This is the end of the worksheet of chapter 5 Anita and the Honeybee. हमने worksheet complete कर ली है chapter 5 की. The chapter is already completed. Worksheet is also completed. Okay. So I will come with more and more worksheets. Till then, watch videos on Magnet Brains. Magnet Brains provide free education. Thank you.